समझेंगे क्रिप्टो करेंसी क्या होता है, ब्लॉकचेन क्या होता है, एंड वहां पे अभी क्यों निवेश करना चाहिए, ये सारी चीज हम सीखेंगे। और जैसे कि मैंने बताया था कल, जो लोग 25 साल पहले या 20 साल पहले इन्फोसिस जैसे कंपनी में निवेश किए थे, उन लोगों का 10,000 का मनी, 10,000 20 साल पहले इन्फोसिस में जो लोग 20 साल पहले 10,000 सिर्फ निवेश किए थे, उसका वैल्यू अभी 3 करोड़ से ज्यादा हो चुका है, डिफरेंट बोनस ये सब आके। तो वो जो वैल्यू क्रिएशन हुआ है वो तो बहुत आई कैचिंग है। अभी हमें पता चलता है अरे उस समय में हम क्यों नहीं किए। शायद आप में से कुछ लोग बहुत छोटे भी होंगे, हम लोग भी छोटे थे उस समय में, तो उन लोगों को मार्केट के बारे में इतने पता नहीं था, हमारा पिताजी लोगों को भी पता नहीं था। तो अगर वो मोमेंट भी आपके हाथ से चला गया है, अभी ये क्रिप्टो मूवमेंट में वो पॉसिबल है। अगर आप क्वालिटी क्रिप्टो करेंसी उसका फंडामेंटल स्टडी करके उसमें निवेश करते हैं तो आपका भी वही एक्सपीरियंस आएगा, क्योंकि वो एक बड़ा रिवॉल्यूशन, बड़ा चेंजेस अभी लाने वाला है। ऑलरेडी वो ला चुका है, सिर्फ उसका इम्प्लीमेंटेशन अभी होने वाला है। एंड वो जो कॉन्सेप्ट है वो पूरा न्यू यूनिक कॉन्सेप्ट है, जिसके बेसिस पे ये क्रिप्टो करेंसी स्टैंड करता है। ये जो ब्लॉकचेन का जो टेक्नोलॉजी जिसके ऊपर में ये खड़ा हुआ है, ये एक सबसे पावरफुल टेक्नोलॉजी है। एंड एक स्टार्टअप इकोसिस्टम का ये सबसे बड़ा एक इनोवेशन है, जिसमें अगर आप अभी पार्टिसिपेट करते हैं तो आपको भी वही मूवमेंट जैसे इन्फोसिस में बना था उसी तरह का मूवमेंट बन सकता है। तो वो वैल्यूज वो सिस्टम में है। जस्ट आप एक कुछ दिन पहले अगर आप देखें, टेस्ला जैसे एक अमेरिकन कंपनी, कार कंपनी, बोल दिया मुझे बिटकॉइन को मैं एक्सेप्ट करूंगा, मेरे पेमेंट सिस्टम में जो कार खरीदेगा वो मुझे बिटकॉइन में दे सकता है। तो आप लोगों ने देखे जैसे जो बिटकॉइन था जस्ट 50-60 हजार में, वो अचानक नियर अबाउट 40 लाख तक हो गया। सो 40-50 हजार से एक महीने के अंदर में 40 लाख तक चला गया। सिर्फ एक ही बड़ा एंटरप्राइज उसको एंडर्स कर दिया। उसी तरह का मूवमेंट्स बहुत सारे बड़े बड़े कंपनीज वहां पे है। बट पहले आपको समझना पड़ेगा वो टेक्नोलॉजी क्या है, वो टेक्नोलॉजी में काम कैसे होता है। जिस टेक्नोलॉजी में इस तरह का ग्रोथ है, उस टेक्नोलॉजी में डस्ट होने का यानी कि पैसा पूरा डूब जाने का भी चांसेस है, क्योंकि ये स्टार्टअप इकोसिस्टम ही ऐसा है। तो ये चीज को पहले आपको समझना पड़ेगा, ये सिस्टम है क्या, इसमें निवेश क्यों किया जाए। एंड अभी जो भी टॉक्स बन रहे हैं, कुछ टॉक्स ये आ रहा है उसमें नेगेटिव के ऊपर में, कुछ टॉक्स आ रहा है उसके पॉजिटिव के ऊपर में। कोई बोल रहा है इसको बैन कर दो, कोई बोल रहा है नहीं उसको चलाओ, रेगुलेट करो। इस तरह का जो टॉक्स है ये भी कुछ दिन के बाद में सेटल हो जाएगा। सेटल भी नहीं भी होता है उसका भी वही, क्योंकि सेटल होना पड़ेगा उसको, क्योंकि ये एक ग्लोबल मार्केट है, ये कोई लोकलाइज नहीं है। इंडिया में चल रहा है या चाइना में चल रहा है कोई उसको कंट्रोल कर सकता है, थ्रू आउट द वर्ल्ड ये चल रहा है। एंड ये कोई एक हिडन स्लिपिंग जो एक्टिविटीज नहीं है, कोई फ्रॉडुलेंट एक्टिविटीज नहीं है, इसमें पूरा ओपन ट्रांजैक्शन दिखा जा रहा है, सबसे ओपन। यानी कि आप कौन खरीदा है वो भी जान पाएंगे, ये क्रिप्टो करेंसी को खरीदार कौन है इसका भी इंफॉर्मेशन अगर सरकार चाहे तो उसका भी निकाल सकता है। तो
लॉ मेकिंग एजेंसीज उसको निकाल सकते हैं, उसका ट्रेल निकल सकता है, कौन क्या किया वो पैसा का, वो भी निकल सकता है। तो इसका ट्रांसपेरेंसी लेवल स्टॉक मार्केट से भी ज्यादा है, कम्युनिटी ड्रिवन। तो इसी के बारे में आज हम डिस्कशन करेंगे, सीखेंगे। एंड इसका फंडामेंटल को सीखना जरूरी है, नहीं तो वो एक इतना कॉम्प्लेक्स चीज है, इसको आप समझ ही नहीं पाएंगे। इन्वेस्ट करना तो दूर का बात, समझ ही नहीं पाएंगे किसमें निवेश करें और क्यों करें। प्रोग्राम है, इसको, ये जो प्रोग्राम है इसको दो हिस्से में बांटा गया है। एक तो आज जो फ्री प्रोग्राम है, आप लोगों को इंट्रोडक्टरी दिया जा रहा है, फंडामेंटल बारे में बताया जा रहा है। ये प्रोग्राम में आप सिर्फ फंडामेंटल क्रिप्टो करेंसी होता क्या है, उसमें कैसे, कौन इशू करता है, कौन उसके पीछे में है, वो सारे चीज आप सीख पाएंगे। वो बिजनेस मॉडल क्या है वो सब सीख पाएंगे। एंड उसको कैसे एनालाइज करना है, उसके लिए एक पेड प्रोग्राम रखा गया है, सिर्फ 100 रुपया का कॉस्ट रख के, क्योंकि वहां पे हम क्राउड को इनवाइट नहीं कर पाएंगे। उसमें भी 8-10 बड़े कॉन्सेप्ट है कि इसको कैसे एनालाइज करना है, उसका प्राइस फोरकास्टिंग कैसे करना है, उसमें निवेश कैसे करना है, कितना निवेश करना है, ये सारे चीज वो एक 5 जून और 6 जून को कंडक्ट किया जाएगा। उसमें अभी रजिस्ट्रेशन खुला हुआ है, अगर आप चाहते हैं तो उसमें ज्वाइन हो सकते हैं। ये फ्री सेशन के बाद में, अगर आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है, इसमें आप इंटरेस्ट रखते हैं, तब जाके आप वो बिगनर प्रोग्राम में ज्वाइन होइए, नहीं तो वो आप कोई काम का नहीं रहेगा। आज का इंटरेस्टिंग सेशन ये रहेगा, इसमें बहुत बढ़िया बढ़िया न्यू चीज आप सीखेंगे। एक पूरा एक बड़ा बदलाव आ रहा है। अगर आज आप ये प्रोग्राम को विटनेस कर रहे हैं, 15 साल के बाद में, 10 साल के बाद में, या इवन 5 साल के बाद में आप ये रियलाइज कर पाएंगे कि हाँ, मुझे 5 साल पहले स्मार्ट फाइनेंस से ऐसे एक इंफॉर्मेशन मिला था, एंड वही अभी बन रहा है। एंड ये एक बहुत बड़ा चेंजेस लाएगा कंप्लीट बिजनेस एनवायरनमेंट में। ऐसा सिर्फ क्रिप्टो करेंसी नहीं है, सारे बिजनेस एनवायरनमेंट में एक बड़ा बदलाव आएगा। वो बदलाव क्या है, उसको छोटे छोटे हमारा जो रियल एग्जाम्पल के साथ में हम उसको समझेंगे। ये तो बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है एंड बहुत कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट भी है, बहुत जो डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट है, बट इसको हम सीखेंगे अपने जो छोटे छोटे एग्जाम्पल के को यूज करके। तो ये फायदा क्या देगा, अगर आप क्रिप्टो करेंसी में अभी निवेश करते हैं, जैसे कि मैंने बताया था, अगर 20 साल पहले आप इन्फोसिस में निवेश करते तो आज आपका 10,000 का पैसा 3 करोड़ बन सकता था। उसी तरह का अपॉर्चुनिटीज ये क्रिप्टो करेंसी अभी दे रहा है। बट यहाँ पे जब ये अपॉर्चुनिटी आता है, उसके साथ में बहुत रिस्क भी जुड़ जाते हैं। इतना बड़ा अपॉर्चुनिटी जब आ रहा है, उसके साथ में तो रिस्क रहेगा। तो वो रिस्क फैक्टर क्या है, कितना है, वो भी हम इसमें सीखेंगे। तो पहले हम ये सीखेंगे ये ब्लॉकचेन क्या होता है। ये क्रिप्टो करेंसी को ब्लॉकचेन के साथ में जोड़ा जाता है, बोला जाता है कि क्रिप्टो करेंसी ही ब्लॉकचेन है। ऐसा नहीं है, ब्लॉकचेन एक बड़ा कॉन्सेप्ट है, उसमें क्रिप्टो करेंसी एक पार्ट है, जो फिनेंशियल पार्ट है उसका है, वो है क्रिप्टो करेंसी। ब्लॉकचेन एक बड़ा कॉन्सेप्ट है। तो यहाँ पे ये क्रिप्टो करेंसी क्या होता है, कैसे ये बिजनेस को चेंजेस करेगा, मेजर क्रिप्टो करेंसी क्या क्या है अभी फिलहाल, कैसे हम इसमें निवेश करें, ट्रेड करें, क्या रिस्क है, एंड बिजनेस सब जो वर्ल्ड वाइड जो बिजनेस है, जैसे टेस्ला हो गया, उन्होंने बता दिया कि हम बिटकॉइन को एक्सेप्ट करेंगे, वो लोग क्यों एक्सेप्ट करने जा रहे हैं, ये सारे चीज अभी फंडामेंटल पॉइंट ऑफ व्यू से समझेंगे। तो पहले जो लोग, कुछ लोग भी जो ज्वाइन किए, वहां पे ये पूछा गया कि ये जो स्मार्ट फाइनेंस से रंजन जी जो प्रोग्राम देते हैं, मैं जो बोलता हूं, तो मेरा इंटीग्रिटी क्या है, मैं क्या एकेडमिकली क्या हूँ, मेरा कंट्रीब्यूशंस क्या है। जो लोग बहुत दिन से जुड़े हुए हैं स्मार्ट फाइनेंस के साथ में, उनको तो पता होगा। आप लोगों को पता होगा, मेरा 6 लिखा हुआ बुक है, जो टेक्निकल एनालिसिस हुआ, WD ज्ञान कॉन्सेप्ट हुआ, इसके ऊपर में वो अमेजन में, गूगल बुक्स में, वो पूरा दुनिया भर में
लोग इसको खरीदते हैं। एंड हमारा ये जो कंपनी है ये नए नए मॉडल्स डेवलप करता है। जैसे आप हमारा बीटा डिकपलिंग हुआ, वोलाटिलिटी को लेके इंट्राडे में कैसे काम करना है, टॉप एंड बॉटम कैसे निकालना है, ट्रेंड रिवर्सल ज्ञान मेथड को यूज करके कैसे निकालना है, ये सारे चीज हमारा न्यू न्यू इनोवेशन से। एंड ये 2015 से 2021 तक का हमारा कंपनी है। लगभग 10 लाख का लोग इसमें ऑलरेडी हम लोग ट्रेंड कर चुके हैं फ्री पेड प्रोग्राम में। एंड यूट्यूब का चैनल में अगर आप देखेंगे उसमें भी 17-18 हजार का मेंबर है। बहुत लोग वहां पे भी हर रोज नॉन मेंबर्स के हिसाब से भी देखेंगे, फ्यू थाउजेंड व्यूज भी होता है। एंड वेबसाइट में देखेंगे तो बहुत हमारा जितने भी वेब कैलकुलेटर है उसका बहुत बड़ा भी यूज होता है। ये हुआ हमारा स्मार्ट फाइनेंस के इंटीग्रिटी के बारे में। तो यहाँ पे आपको ये अंदेशा नहीं लिया जाएगा कि हाँ नहीं कोई गधा मुझे सिखा दिया, ऐसा मत सोचिए। तो यहाँ पे आ जाइए आज सब्जेक्ट के ऊपर में। ये ब्लॉकचेन होता क्या है? जैसे आप एक्सेल सीट यूज करते हैं, आप अपने कंप्यूटर पे यूज करते हैं, आप ही एडिट करेंगे, आप ही उसको ये करेंगे। अगर आपका कंप्यूटर फॉर्मेट हो गया, आप उसको रखे नहीं, ये एक्सेल सीट चला गया। तो यहाँ पे एक्सेल सीट का जो यूज है ये 1% एक ही आदमी के लिए वो एप्लीकेबल है। जहां पे एक छोटा ऑर्गेनाइजेशन आ गया, मान लीजिए आप छोटे से कोई ऑफिस खोल के बैठे हैं, आपके कुछ सेल्स से कुछ अकाउंट से आप टाली डाल दिए, ये डाल दिए, कुछ आपके डाटाबेस आ गया, वहां पे रखा जाएगा। वो शेयर होगा आपके एम्प्लॉइज के बीच में। जो सेल्स देखता है वो सेल्स वाला रिकॉर्ड देखेगा, जो अकाउंट्स देखता है वो अकाउंट्स वाला रिकॉर्ड देखेगा। एक सर्वर से आपका इंफॉर्मेशन आपका एम्प्लॉइज के बीच में शेयरिंग किया जाएगा। एंड कुछ एम्प्लॉइज को ये अथॉरिटी दिया जाएगा, वही एडिट कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं वो इंफॉर्मेशन को, हर कोई नहीं कर सकता। तो उसी कुछ लोग सिर्फ व्यू करेंगे, कुछ लोग उसको एडिट करेंगे। तो यही रहता है आपका डाटाबेस का कॉन्सेप्ट। उसमें रिस्क क्या रहता है? अगर आपका सर्वर जल गया, सर्वर में खराब आ गया, आग लग गया, तो वो डाटाबेस गया काम से, आप उसमें रिस्टोर नहीं कर पाएंगे। अगर कोई बैकअप रखे हुए हैं एक्सटर्नली, अगर कोई हार्ड डिस्क लगा के रखे हैं तो उसमें से आप उसका बैकअप ले सकते हैं। तो ये हो गया आपका सर्वर बेस्ड सिस्टम। उसके बाद में आ गया, हाँ सर्वर में एक्सीडेंट हो सकता है, उसके लिए हम क्लाउड सिस्टम ले आए। यानी कि कोई इंटरनेट वाला सर्वर में रख दिए तो वहीं से हम रिट्राइव करेंगे, हमारा कोई सर्वर्स नहीं रहेगा। वो क्लाउड वाला टेक्नोलॉजी भी उसके बाद में आ गया। बट ये जो ब्लॉकचेन है ये सबको छोड़ के उसके ऊपर वाला जो टेक्नोलॉजी वो आ गया ब्लॉकचेन। ये भी एक स्पेसिफिक डाटाबेस ही है। बट इसमें नेचर क्या है? ये जो डाटाबेस में जो इंफॉर्मेशन आप स्टोर कर देंगे वो परमानेंट लग गया वहां पे, उसको कोई बदल नहीं सकता। नया इंफॉर्मेशन लगा सकते हैं, बट जो एक बार एक इंफॉर्मेशन चला गया वो कोई भी उसको बदल नहीं सकता। वो इंफॉर्मेशन परमानेंटली स्टोर हो गया। दूसरा जो इंफॉर्मेशन जाएगा वो जाके पुराना इंफॉर्मेशन के साथ में चेन में लगेगा, चेन लगा के उसको गांठ लगा देंगे। ये एक इंफॉर्मेशन ऑलरेडी है, नया इंफॉर्मेशन आ गया, उसको एक चेन लगा के इसमें गांठ लगा के लगा देंगे। तो पूरा उसका सारे इंफॉर्मेशन रहा होगा। अगर आप इन्फोसिस का शेयर को 50 बार खरीदे होंगे 10 साल में, 50 बार खरीदे होंगे, 50 बार बेचे होंगे, पूरा आपका बायोडाटा, कब कब खरीदे थे, कब कब बेचे थे, सब आ गया यहाँ पे। तो ये कोई उसको डिलीट नहीं कर सकता, वो ऐसे ही परमानेंटली रहा। तो वही कॉन्सेप्ट को ब्लॉकचेन दिया जाता है। एंड ये जो ब्लॉकचेन है इसमें सारे ट्रांजैक्शंस को हमारा रखा जाता है। ये डिसेंट्रलाइज होके रहता है। एक बार वो चेन पे लग गया इसका मतलब नहीं है कि वो एक ही कंप्यूटर में रहेगा। वो नेटवर्क में लगे हुए सारे कंप्यूटर, जितने भी कंप्यूटर वो नेटवर्क में लगे हुए हैं, 50 हुआ 100 हुआ, सारे कंप्यूटर में उसका कॉपी रह जाएगा। एंड ये जो होगा एनक्रिप्टेड फॉर्मेट में रहेगा। तो बड़ा फाइल तो बड़ा बन जाएगा, उसको एनक्रिप्ट किया जाएगा, यानी कि छोटा बना के सारे कंप्यूटर में उसका कॉपी रखा जा सकता है। तो यहाँ पे अगर एक कंप्यूटर में उसमें कोई बदलाव कर दिया तो बाकी के कंप्यूटर में ये बदलेगा नहीं, वो रह गया।
तो वो चीज जो है वही टेक्नोलॉजी को बता जाता है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। ब्लॉक यानी कि पहले वो एक ब्लॉक जैसा बना एंड चेन होके रहा, न्यू इंफॉर्मेशन लगेगा, बट पुराना इंफॉर्मेशन को कोई एडिट नहीं कर सकता, कोई उसको डिलीट भी नहीं कर सकता। तो वो ऐसे ही रहेगा, गलत भी होगा भी तो वो लग के रहेगा। तो ऐसे ही उसमें रखा जाता है। मान लीजिए उसका एक एग्जाम्पल देता हूं। हमारा देश में 140 करोड़ की आबादी है। यहाँ पे क्या दिक्कत होता है हमारा देश में, आप सबको पता होगा। एक आपका पैन कार्ड है, तो एक दूसरा ऑर्गेनाइजेशन मेंटेन करता है। ड्राइविंग लाइसेंस जितना हुआ, ड्राइविंग लाइसेंस हुआ, व्हीकल्स का रजिस्ट्रेशन हुआ, ये सारे चीज दूसरा ऑर्गेनाइजेशन उसको मेंटेन करता है, आपका आरटीओ। तीसरा आ गया आपका वोटर कार्ड। ये जो वोटर आइडेंटिटी कार्ड है, इसको तीसरा ऑर्गेनाइजेशन मेंटेन करता है। आपका जो फिनेंशियल वाला चीज हुआ, इसको अपना जो भी है टर्म्स बैंक्स वाले हैं, ये म्यूचुअल फंड को रखे, डीमैट वाले डीमैट को रखे। तो इसे 50 ऑर्गेनाइजेशन हमारा है, सब अलग अलग इंफॉर्मेशन रखे हुए हैं। सबके पास में अलग अलग इंफॉर्मेशन है एक ही आदमी का। तो वहां पे कोऑर्डिनेशन नहीं बैठता, कोऑर्डिनेशन नहीं बढ़ सकता। आधार हुआ, आधार भी एक अलग हो गया। तो यहाँ पे अगर ब्लॉकचेन जो हमारा लास्ट बजट में भी ये प्रेजेंटेशन आया था कि हाँ, हम देश में ब्लॉकचेन को यूटिलाइज करेंगे, यानी कि आपका पर्सनल प्रोफाइल, जो आपका कहाँ से पैदा हुए हैं, आपका माँ बाप कौन है, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ, ये सब बदलने वाला नहीं है। क्यों? इसको कोई बदल नहीं सकता। तो ये पर्सनल प्रोफाइल रह गया परमानेंट। एजुकेशन, आप स्कूल कॉलेज पढ़े, कुछ देर के बाद में एजुकेशन खत्म हो गया, नया एजुकेशन करेंगे तो उसके पीछे में लगेगा, सर्टिफिकेट बढ़ते जाएगा। प्रोफेशनल एंड ऑक्यूपेशनल प्रोफाइल्स, आपका फिनेंशियल प्रोफाइल्स, आपका हेल्थ प्रोफाइल, आपका बायोमेट्रिक प्रोफाइल, जैसे आधार में फिंगरप्रिंट, ये सब हो गया। हेल्थ प्रोफाइल एंड फिनेंशियल प्रोफाइल ये बदलते जाएगा। कल कोई घर खरीदे, परसों बेचे, तरसों खरीदे, ऐसे चलते रहेगा। कल कोई गाड़ी खरीदे, बेचे, ये बदलते रहेगा। हेल्थ प्रोफाइल भी बदलते रहेगा। बीमारी का कोई ठिकाना नहीं, कल आप बहुत सुस्त थे, परसों आपको कोई बीमार हो गया। तो ये सारे प्रोफाइल को अगर एक साथ में जोड़ के एक आदमी का एक ब्लॉक बना दिया जाए, तो सारे डिपार्टमेंट का काम खत्म हो गया। इसमें जितने भी डिपार्टमेंट है वो सारे खत्म हो गया, एक ही ब्लॉक में आ गए, एनक्रिप्ट करके रखा गया। जो लैंड रेवेन्यू वाला है उसके पास में वही जो लैंड आप खरीदे हैं, तो आपका वो देख देगा, यही नंबर पे देख के आपको डाल देगा, तो आपका फाइनेंशियल प्रोफाइल में वो जुड़ जाएगा। तो ये अगर किया जाए, ये सारे इंफॉर्मेशन अगर किया जाए, इसको एनक्रिप्ट किया जाए, इसको एक क्रिप्टो की दिया जाए, एंड सारे जो भी आपका कॉलेजेस से, स्कूल से, हॉस्पिटल से, कोर्ट ऑफ लॉ हुआ, डिपार्टमेंट, डिफरेंट डिपार्टमेंट हुआ, यहाँ पे सब दिया जाएगा, शेयर किया जाएगा। सबके पास में ये इंफॉर्मेशन, सारे इंफॉर्मेशन होगा, एक नहीं, सारे के सारे इंफॉर्मेशन सभी के पास में होगा। बट वो सब देख नहीं पाएंगे, एडिट नहीं कर पाएंगे, व्यू नहीं कर पाएंगे। सबके पास में होगा क्योंकि वो एनक्रिप्टेड है, की में है। एक 256 का नंबर ही दिखेगा, 256 नंबर ही दिखेगा उसमें। बट वो 256 के नंबर में सारे चीज आपका होगा, आपका आधार नंबर होगा, पैन कार्ड होगा, सारे चीज उसी में ही होगा। तो कितने बढ़िया हो गया, एक 256 वाला एक एनक्रिप्टेड की सभी के पास में चला गया, उसी के पास में रहेगा। कल लैंड रेवेन्यू डिपार्टमेंट में आग लग गया, फिर भी आपका लैंड रिकॉर्ड रिकवर हो सकता है। परसों अगर इंश्योरेंस वाले बोल रहे हैं नहीं, आपको ये बीमारी अभी नहीं आया है, पहले था, तो आपके ये जो हेल्थ प्रोफाइल से निकल सकता है। तो ये लिटिगेशन भी घट जाएगा। कभी कहां से आप लोन लिए हैं, अभी ये सिविल स्कोर लाओ, ये लाओ, वो लाओ, वो भी घट जाएगा। वहीं कहीं पे भी अगर एजुकेशन, कोई कंपनी आपका एजुकेशन प्रोफाइल देखना चाहता है, वो सिर्फ व्यू कर पाएगा, कुछ ऐड नहीं कर पाएगा। वो ऐड करने के लिए राइट्स कुछ लोगों को दिया जाएगा, वो सिर्फ ऐड करेंगे, एडिट होगा नहीं, क्योंकि ये जितने भी रिकॉर्ड्स है ये चेन होके लगे हुए हैं, इसमें एडिटिंग पॉसिबल नहीं है। जो इसमें इंफॉर्मेशन को जोड़ेंगे, यहाँ पे आ जाइए हमारा ट्रेडिंग के बाद, इंफॉर्मेशन को जो जोड़ने वाले हैं, हेल्थ प्रोफाइल में आपका जो इंफॉर्मेशन जे जोड़ेगा, या आपका फिनेंशियल प्रोफाइल में जो इंफॉर्मेशन को जोड़ेगा, वो होगा आपका क्रिप्टो माइनर। यानी कि वो आदमी आपके लिए काम करके आपका इंफॉर्मेशन को उसमें जोड़ेगा, और उसके लिए भी कुछ उसको पैसा मिलेगा।
तो ऐसे जो चीज है इसी को बोलते हैं ब्लॉकचेन। एंड ये जो ब्लॉकचेन का जो कॉन्सेप्ट है ये हर फील्ड में लग सकता है। ये तो आपका मैंने एक एग्जांपल दिया इस तरह का, इसका हर फील्ड में यूज हो सकता है। एंड इसमें जब फाइनेंशियल बात होता है, जब ट्रेड एंड बिजनेस का बात होता है, ये एक सबसे बड़ा यूनिक टेक्निक लाया, यानी कि ये सारे चीज को बदल के रख देगा। इस तरह का टेक्निक इसमें आ गया। ब्लॉकचेन आपको समझ में आ गया, हाँ सारे इंफॉर्मेशन एक जगह में हो गया, सबके पास में रह गया, वो हो गया ब्लॉकचेन। तो ये ब्लॉकचेन को हम यूज कैसे करते हैं, इसमें इसका जो ट्रांजैक्शन प्रोसेस है इसको एक बार दिखा देता हूँ। आप लोगों में से बहुत लोग ओला, उबर इसको यूज कर रहे होंगे। ओला में आपने आप खोल दिया, बोला कि मुझे एक टैक्सी चाहिए, तो ओला करता क्या है, तो वो क्या करता है, आपका लोकेशन को ट्रैक करता है, आप कौन से लोकेशन में है, चेन्नई में कौन से लोकेशन में आप बैठे हुए हैं, तो उसके पास में जितने भी 1-2 किलोमीटर के रेडियस में उसका जितने भी टैक्सीज है सबको वो ट्रांसमिट कर देता है वो मैसेज। यानी कि एक आदमी को एक टैक्सी चाहिए जो चेन्नई का ये अन्ना नगर से जाएगा एयरपोर्ट तक, तो ये जो 5-10 जितने भी टैक्सी है, जो 100 टैक्सी है, सबके पास में चला गया। उसमें से कुछ टैक्सीज क्या करेंगे, उसको डिनाई कर देंगे, कुछ लोग उसको एक्सेप्ट करेंगे। जो पहला एक्सेप्ट किया, जो टैक्सी उसको पहला एक्सेप्ट किया, यानी कि वो माइनर हो गया, यानी कि वो माइनिंग किया, वो एक्सेप्ट कर लिया, हाँ सारे ट्रांजैक्शन जितने भी नेटवर्क है उसमें चला गया, एक उसमें नेटवर्क कंप्यूटर जो है वो उसको एक्सेप्ट किया, बाकी का जो लोग है कोई एक्सेप्ट किया कोई देखा नहीं, जो 2 सेकंड 5 मिनट जो भी टाइम दिया गया वो 5 मिनट में वो देखा नहीं, तो वो लैप्स हो गया। किसी ने उसको डिनाई कर दिया, किसी ने बोला कि नहीं मैं ऑलरेडी एक कॉल में हूँ, अभी जस्ट इस रास्ते में गुजर रहा हूँ। तो जो भी एक्शन सारे लोगों को कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, यानी कि अगर कुछ नहीं किए तो उनका भी रिकॉर्ड रहेगा। ये सारे रिकॉर्ड बन के एक आदमी तो एक्सेप्ट किया, बाकी का जो लोग भी डिनाई भी किए सभी का रिकॉर्ड बन के ये ब्लॉक क्रिएट हो गया, यानी कि एक ड्राइवर आपको लेगा, बाकी का जो जो एक्शन दिए आपका हो गया, कंफर्मेशन हो गया, लेजिटमेट हो गया, ब्लॉक तैयार हो गया। तो टैक्सी आपके पास में आ गया, आपने बैठ गए, वो डेस्टिनेशन पे लेके आपको छोड़ दिया, छोड़ने के बाद में ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो गया। तो इसमें क्या होता है, जब दूसरे बार आप ट्रेवल करते हैं, आपका पहला वाला ट्रैवल में कौन सा ड्राइवर आपको लिया था, किस किस ड्राइवर को आपका इंफॉर्मेशन दिया गया था, वो इंफॉर्मेशन भी जब उसमें है, आप कौन से सोर्स से कौन से डेस्टिनेशन तक गए थे वो भी है, नया इंफॉर्मेशन आया फिर से उसी में जुड़ गया। तो ये ओला का अपना एक ब्लॉकचेन बन गया। आप अगर ओला को 50 डिफरेंट सिटीज में यूज करते हैं, आपका पूरा बायोडाटा निकल आएगा। अगर आपको ओला को पूछा जाए ये आदमी आपके नेटवर्क को यूज करके कौन से जगह में मूव किया है पिछले 5 साल में, वो पूरा रिपोर्ट बना के गवर्नमेंट को दे सकता है। तो ये भी एक ब्लॉकचेन का एक सबसे बढ़िया एग्जाम्पल आप लोग जो हर वक्त हर दिन यूज करते हैं ओला उबर। तो इसी तरह का जो कॉन्सेप्ट है यही इसी को बोलते हैं ब्लॉकचेन। बट जहां तक ये क्रिप्टो करेंसी का बात आ जाता है, क्रिप्टो करेंसी ब्लॉकचेन नहीं है, क्रिप्टो करेंसी ब्लॉकचेन का एक हिस्सा है। जैसे ओला उबर ब्लॉकचेन नहीं है, वो एक टैक्सी एग्रीगेटर्स बोलते हैं, यानी कि टैक्सी जो हुए उनको नोड बोला जाता है, वो नोड से ही आपको आता है, तो वो ब्लॉकचेन नहीं है, वो एक टैक्सी एग्रीगेटर है जो ब्लॉकचेन का टेक्नोलॉजी को यूज करता है, उसी तरह का थिंकिंग को यूज करता है, टेक्नोलॉजी कुछ नहीं वही थिंकिंग। तो टेक्नोलॉजी क्या है, कुछ लोग काल पूछे तो टेक्नोलॉजी जो आप पूछ रहे हैं टेक्नोलॉजी होता क्या है। मान लीजिए मैं एक डॉक्टर हूं, मैंने बोला आपको सबको 7 बजे सुबह टिफिन खाना है, ब्रेकफास्ट करना है, तब जाके आप बीमार नहीं पड़ोगे, तो ये हो गया टेक्नोलॉजी। 7 o'clock मेरा फॉलोअर लोग सब 7 o'clock ही खाएंगे। तो इसी तरह का ओला उबर को यूज करने वाला हर आदमी अपना लोकेशन का ट्रैक शेयर करेगा, वो उसी टेक्नोलॉजी से का एक हिस्सा बनेगा। तो क्रिप्टो करेंसी भी उसी तरह का एक इंस्ट्रूमेंट है जो ब्लॉकचेन का टेक्नोलॉजी को यूज करता है। तो अभी आ जाते हैं ये क्रिप्टो में बिजनेस होता क्या है।
तो ये जो क्रिप्टो करेंसी होता है उसके डिफरेंट कैटेगरीज होते हैं। पहले वो कैटेगरीज बता देता हूं। क्रिप्टो करेंसी जो है उसका अगर कैटेगरीज को देखें, पहला होता है करेंसी, दूसरा होता है साइड चेन करेंसी। वो करेंसी नहीं होता है, करेंसी के साइड में एक पैरेलली चलता रहता है। तो जैसे वो एक मेन करेंसी नहीं है बट उसके साइड में वो है, तो साइड करेंसी। तीसरा आ गया क्रिप्टो टोकन्स, जिसमें एक टोकन आपने लिए, उसके एक्सचेंज में कुछ किए, वो सारे कॉन्सेप्ट में समझाऊंगा। क्रिप्टो एक्सचेंज हो गए चौथा। ये चार हिस्से थे। तो जो लोग ये ट्रांजैक्शंस को ऐड करते हैं उनको बोला जाता है क्रिप्टो माइनर्स, यानी कि वो लोग काम करते हैं आपके लिए और उनको पेमेंट मिलता है वही क्रिप्टो करेंसी। तो जो क्रिप्टो करेंसीज हो गए, अभी अगर देखें क्रिप्टो करेंसी, क्रिप्टो टोकन, क्रिप्टो, ये चार कैटेगरी के जो डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट है, इनका नंबर है अभी 5000 से ज्यादा, 5000 से ज्यादा नंबर में है। कुछ करेंसीज है, कुछ क्रिप्टो टोकन है, कुछ साइड चेन करेंसीज है। ये इनका नंबर हो गया 5000, 5000 से ज्यादा, एंड हर वक्त आते रहता है। एंड और एक बात है, कोई भी बिजनेस, ध्यान से सुनिएगा, कोई भी बिजनेस अपना खुद का क्रिप्टो टोकन्स निकाल सकता है। आप अगर कोई बिजनेस धंधा कर रहे हैं, आप भी अपना टोकन्स निकाल सकते हैं, अपना करेंसी निकाल सकते हैं। तो अपना करेंसी आप निकालेंगे तो उसको मानेगा कौन? तो यही जो चीज है, इसी इसी के ऊपर में बहुत सारे कंफ्यूजन है। पहले हम ये चार एंटिटी को समझ लेते हैं, उसके बाद में हमारा जो जॉब है बहुत इजी हो जाएगा। चॉइस करना जो किसमें निवेश करे वो भी हमारा बहुत इजी हो जाएगा। तो पहले आ जाते हैं, ब्लॉकचेन आपने सीख लिया, अभी चलते हैं ट्रेड एंड बिजनेस में कैसे काम करेगा। मैं एक छोटा सा एग्जांपल यहाँ पे देता हूँ। मान लीजिए मैंने एक फैक्ट्री खोला जिसमें क्या होगा, पैडी पैडी को लोग लेके आएंगे, मैं प्रोसेस करके उनको राइस बना के दूंगा। एक छोटा सा एक फैक्ट्री खोला जिसका 100 किलो का कैपेसिटी पर डे है। हर रोज 100 किलोज का पैडी को ये प्रोसेसिंग करेगा एंड राइस निकाल के लोगों को देगा। एंड उसके लिए मैं एक कंडीशन रखा, मैं बोला कि जो 100 किलो का मैं आपका पैडी को प्रोसेसिंग करूंगा, मुझे रुपी में पैसा नहीं चाहिए, पर किलो 50 पैसा, पर किलो 1 रुपया, वो सब मैं नहीं लूंगा। मुझे फिनिश्ड प्रोडक्ट चाहिए, यानी कि हर किलो का प्रोसेसिंग में मैं 50 ग्राम का राइस लूंगा आपसे। हर किलो का पैडी अगर मैं प्रोसेस करूंगा तो मुझे 50 ग्राम का राइस चाहिए, पहला। दूसरा, जो लोग मेरे पास काम करने के लिए आए, मैंने बोला मैं आप लोगों को पैसा नहीं दूंगा, रुपये में नहीं दूंगा, आपको हर महीना 5 किलो राइस ही दूंगा। अगर आप इसमें राजी है तो आइए, नहीं तो मत आइए। जो इलेक्ट्रिसिटी, मशीन रिपेयर जो भी लोग करते हैं उनको बोला भी वही राइस लो। अगर जो इलेक्ट्रिसिटी गवर्नमेंट का मैकेनिज्म है उनको दे नहीं सकते तो उनको पैसा दिया जाएगा। जो लोग राजी हो गए उनको सिर्फ राइस में, यानी कि मैक्सिमम मेरा ये कोशिश रहेगा, मैं अपना सर्विस चार्ज भी राइस में ही लूंगा फिनिश्ड प्रोडक्ट में। जो मैं एक्सपेंडिचर्स करूंगा वो भी राइस में ही करूंगा, मैं हार्ड करेंसी का नोट को टच नहीं करूंगा। ये मेरा मैक्सिमम अटेम्प्ट रहेगा। तो इसमें क्या क्या केसेस बन जाते हैं, मान लीजिए एंड ऑफ डे 100 किलो का मेरा ऑलरेडी प्रोसेसिंग हो चुका है, हर किलो में 50 ग्राम करके मुझे 5000 ग्राम का राइस मिल चुका है, यानी कि इतना राइस मेरे पास में अभी स्टॉक में है। दिन खत्म हो गया, एक आदमी 1 किलो का पैडी लेके आया, मैं बोला भाई आज का दिन के लिए मेरा जो कैपेसिटी है वो खत्म हो गया है, तुम एक काम करो, ये पैडी मेरे पास में रख लो। ये पैडी के बदले में, ये पैडी को पीसने में अगर 900 ग्राम का राइस निकलता, मैं वो 900 ग्राम का राइस तुम्हें दे दूंगा, फिनिश प्रोडक्ट दे दूंगा। एंड उसमें मेरा जो राइस में मैं लेता हूं तो 50 ग्राम मेरा घट जाएगा, तुझे 850 ग्राम का राइस मिलेगा। अगर एग्री है तो अपना पैडी दो, इमीडिएटली राइस लेके जाओ, क्योंकि मेरे पास में 5000 ग्राम का जो राइस अभी पड़ा हुआ है। तो मैंने ऐसा करके क्या किया, वो आदमी को 850 ग्राम इसमें से दे दिया, उसका पैडी रख लिया। यानी कि नेक्स्ट डे जो है मेरे पास में रॉ मटेरियल 1 किलो आ गया,
तो मुझे 100 किलो नहीं चाहिए, अभी 99 किलो अगर हो गया तो मेरा आज का दिन का नेक्स्ट डे का काम खत्म हो जाएगा, उतना ही मेरा कैपेसिटी है। तो जब मेरे पास में ये रॉ मटेरियल का स्टॉक बढ़ते जाएगा, आज 1 किलो आया, कल 2 किलो आया, कल 5 किलो आया, तो मेरा जो पर डे कैपेसिटी जो है उसमें से मेरे पास में जितने रॉ मटेरियल है मैं इसको पहले यूज करूंगा, बाकी का जो नया फ्रेश आता है उसको बाद में लूंगा। तो ये जो प्रोसेस में क्या होगा, एक स्पेसिफिक ड्यूरेशन के बाद में, एक कुछ दिन का ये रोटेशंस के बाद में मैं कुछ 5-5 ग्राम भी बढ़ाते जाऊंगा, क्योंकि अभी मेरे पास में आ गया पैडी प्रोसेस करने के लिए, तो मैं दूसरों का क्यों काम करूं। तो मैं 50 ग्राम की जगह में 55 ग्राम कर दिया, तो मैं थोड़ा सा हाइक करते जाऊंगा। एक दिन ऐसे आ जाएगा, क्या होगा, मैं किसी का प्रोसेसिंग नहीं करूंगा, अपना रॉ मटेरियल खुद प्रोसेस करूंगा, फिनिश्ड प्रोडक्ट दूसरों को बेचूंगा, जो रॉ मटेरियल लेके आया उसको कंप्लीटली रख लूंगा, उसको फिनिश्ड प्रोडक्ट कंप्लीटली दे दूंगा। तो मान लीजिए ऐसे अगर चलते रहा तो क्या होगा, हार्ड करेंसी का टोटल सिस्टम खत्म हो गया। तो आप अपने रॉ मटेरियल को खुद प्रोक्योरमेंट के लिए भी आपको जरूरत नहीं पड़ा, वो रॉ मटेरियल आपके पास में खुद पहुंचा। आप फिनिश्ड गुड्स को भी बेचने के लिए आपके पास में कोई दिक्कत नहीं रहा, क्योंकि वो एक्सचेंज हो रहा है, वो फिनिश्ड गुड भी गया, एंड सर्विस चार्ज की तरफ से आपको फिनिश्ड गुड का एक हिस्सा भी आपके पास में रिटेन हुआ। मान लीजिए कभी आपके पास में ज्यादा रॉ मटेरियल्स आ गया, ये तो हो गया, आप समझ गए, हाँ रॉ मटेरियल कुछ दिन के बाद में आज 5 किलो एक्स्ट्रा, कल 25 किलो एक्स्ट्रा, ऐसे 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 करके मेरे पास में रॉ मटेरियल भी हो गया, फिनिश प्रोडक्ट हो गया, मैं अपने कस्टमर को डील कर सकता हूँ। मान लीजिए कभी एक समय में ज्यादा रॉ मटेरियल आ गया, आपके पास में उतना फिनिश्ड गुड्स है ही नहीं, तो आप क्या करें, आप बोलेंगे नहीं, ये जो मैं अपने वर्कर लोगों को सैलरी भी राइस में देता हूँ, मेरे जो सप्लायर है उनको भी मैं देता हूँ राइस में, तो उनके साथ में आप डील कर लो, आप उनसे राइस ले लो, उनको पैडी दे दो, तो वो पैडी मैं बाद में उनसे खरीद लूंगा, या मैं उनसे एक्सचेंज में लेके उनको फिर से ऑन एक्सचेंज आई विल गिव देम द राइस। तो ऐसे कर सकते हैं, क्योंकि उनके पास में कुछ बफर स्टॉक्स पड़ा हुआ है फिनिश्ड प्रोडक्ट का। तो ये जब सिस्टम ऐसे चलेगा तो यही सिस्टम्स को क्रिप्टो करेंसीज किया जाएगा, यानी कि जो मेरा मैक्सिमम कैपेसिटी है उसको नोड बोला जाएगा। जब आप क्रिप्टो में काम करेंगे ये नेम सब आ जाएगा, नोड, नोड मीन्स नंबर ऑफ कंप्यूटर, ये है आपका रॉ मटेरियल, जो मिलिंग कैपेसिटी मैक्सिमम जो नोड है वही इतना ही हो सकता है, 100 से 100 101 किलो हो नहीं सकता, आप कैपेसिटी बढ़ा नहीं सकते, क्योंकि उतना ही आपका मैक्सिमम कैपेसिटी। जो फिनिश्ड गुड्स है ये हो गया आपका क्रिप्टो करेंसी, रॉ मटेरियल हो गया आपका प्रोजेक्ट। यहाँ पे प्रोजेक्ट, करेंसी, नोड, ये तीनों यूज होते हैं। एंड एंटायर जो बिजनेस है ये एक ब्लॉकचेन में चलता है, जिसमें कस्टमर्स, एम्प्लॉइज, सप्लायर्स ये सारे मेंबर है उस ब्लॉक का। जैसे कि आपका ओला उबर में ड्राइवर हुआ, कार हुआ, पैसेंजर हुआ, ये सारे हो गए आपका ब्लॉकचेन का मेंबर। उसी तरह से यहाँ पे कस्टमर्स, एम्प्लॉइज, सप्लायर्स ये सब मेंबर हो गए। जो आपका फिनिश्ड गुड्स है ये हो गया आपका करेंसी, एंड जो मैक्सिमम सप्लाई, मैक्सिमम कैपेसिटी आपका है वो हो गया नंबर ऑफ नोड्स, एंड जो रॉ मटेरियल आप प्रोसेस कर रहे हैं वो हो गया आपका प्रोजेक्ट। तो इसी कॉन्सेप्ट में जब चलेगा, किसको ज्यादा लॉस होगा, किसको फायदा होगा, ये सोच लीजिए। जब ये करेंसीज का सिस्टम ही नहीं रहेगा तो लॉस किसको होगा, जो इंस्टीट्यूशन आपका कमीशन खा रहे हैं, यानी कि जो आपको फिनेंस कर रहा है वो उसका लॉस हो जाएगा, क्योंकि उसमें उसका कोई रोल ही नहीं रहेगा, जो मिडिल मैन जो है वो तो उसका कोई रोल ही नहीं रहा। तो जब मिडिल मैन हट जाएगा, क्योंकि वो जो मिडिल मैन है वो आपको डिफरेंट सप्लाईज दे रहा है, तो वो पैसा दे रहा है, कभी कभी आपको डेप्ट में दे रहा है पैसा, इंटरेस्ट ले रहा है, वो सब हट जाए, तो आप सेल्फ रिलेंट हो जाएंगे, अपने करेंसी में सब चल रहा है। तो बैंकिंग सिस्टम जो है, फिनेंशियल सिस्टम जो है, जो हर बिजनेस में जुड़े हुए हैं, एक कट ले रहे हैं, वो खत्म हो जाएगा।
ये जब खत्म हो जाएगा, आपका खुद का एक कम्युनिटी क्रिएट हो जाएगा, आपका कस्टमर्स, आपका रॉ मटेरियल सप्लायर्स, सबका एक कम्युनिटी हो जाएगा, आप वो कम्युनिटी को खुद गवर्न करेंगे। तो ये जो सिस्टम बनेगा, ये सिस्टम को ही हमें क्रिप्टो करेंसी मानना चाहिए। एंड ये जो सिस्टम है, ये एग्जिस्टिंग सिस्टम को बड़ा चैलेंज देने वाला है, क्योंकि एग्जिस्टिंग सिस्टम उसको बदलने नहीं देगा, क्योंकि उनका एक ट्रेडिशनल प्रोसेस में वो बैठे हुए हैं, उसमें से पैसा मिल रहा है, तो उसमें वो लोग क्यों उसमें अपना बिजनेस जब वो घाटा में जाएगा तो डेफिनेटली वो रेजिस्टेंस क्रिएट करेंगे। तो यही जो चीज है, इसको क्रिप्टो करेंसी। अभी और उसको थोड़ा सा डीपली समझते हैं क्रिप्टो करेंसी को। जो क्रिप्टो कॉइन बोला जाता है, टोकन्स बोला जाता है, उसी को हम और एक बार समझेंगे। तो यहाँ पे जो इन्वेस्टोपीडिया है वो डेफिनेशन देता है, क्रिप्टो करेंसी जो है ये एक टोकन है, कॉइन है, एंड ये एक डिसेंट्रलाइज वे में डिस्ट्रीब्यूटेड किया गया है उसको। डिसेंट्रलाइज, डिस्ट्रीब्यूटेड एंड डिसेंट्रलाइज लेजर। इसमें जस्ट सबके पास में एक लेजर है, जस्ट एक लेजर। लेजर आप जो लोग कॉमर्स के है, बिजनेस के हैं, वो लोग समझ रहे होंगे क्या लेजर क्या है। तो उसी के हिसाब से जस्ट एक खाता, लेजर का मतलब होता है एक खाता, एक रिकॉर्ड रखना, एक रिकॉर्ड, वही है होता है आपका लेजर। लेजर बुक लेके आओ तो वही एक रिकॉर्ड जो है वही है आपका एक, जस्ट एक डॉक्यूमेंट। आप दुकान खुले हैं तो कैश बुक मेंटेन करते हैं, वही एक, वो भी एक लेजर डॉक्यूमेंट है, जहां पे रिकॉर्ड होके इंफॉर्मेशन रह गया, तो उसी को बोला गया लेजर। मान लीजिए मैं एक इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी करना चाहता हूं, मैं एक आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी करूंगा, इन्फोसिस टीसीएस जैसा बड़ा ड्रीम है। तो मेरा कंपनी करेगा क्या, जितने भी पैसेंजर कार के कंपनीज है, इनको सब सेल्स सपोर्ट सर्विस इसमें करेगा, उनका सेल्स में मदद करेगा, उनका सर्विस में मदद करेगा। तो उनका सेल्स बढ़ाने का काम मेरा कंपनी करेगा, ये मैं कर सकता हूँ। तो यहाँ पे मेरा चैलेंजेस क्या है, जब ये आइडिया मेरा दिमाग में आ गया, हाँ मैं आईटी सेक्टर में 20 साल का एक्सपीरियंस हूँ, तो बहुत बहुत कुछ सीख लिया, अभी ये प्रोजेक्ट में काम कर चुका हूँ, तो मैं ये सब कर सकता हूँ, मैं करूंगा। ये करने के बाद में मैं ये आइडिया को मेरे दोस्त लोगों को बोला, थे ऐसे ऐसे करने वाला हूँ, बहुत बढ़िया है। सब लोग बोले तेरा आइडिया तो बहुत बढ़िया है, बट पैसा कौन देगा। तेरा आइडिया तो बहुत बढ़िया है, मैं जितने भी तू आइडिया बताया कि उनका शोरूम का इन्वेंटरी देखूंगा, विजिटर रिकॉर्ड देखूंगा, उनको इंक्वायरीज को फॉलो अप करूंगा, फाइनेंस अरेंज करूंगा उनका बायर के लिए, उनका सेल्स बढ़ाऊंगा, मॉडल का कंपैरिजन बताऊंगा, जो भी खरीदेगा बायर उसको मैं बोलूंगा कि नहीं मैं गारंटी देता हूं तेरा सर्विस का। ये सब तो बहुत बढ़िया साउंड होता है, पैसा तुझे कौन देगा, ये तो आपके दोस्त भी बोलेंगे, आपके मन में भी इस तरह से बहुत सारा आइडिया होगा, आप बोलेंगे कि हाँ हाँ ऐसे एक बिजनेस शुरू करते हैं। तो 5-10 दोस्तों को बुला दीजिए, सब बोलेंगे ये बढ़िया आइडिया है, बट तुझे पैसा कौन देगा। आइडियाज आर ग्रेट, बट ये आइडिया को सेफ देने के लिए पैसा कौन देगा। आप उनको कन्विंस करेंगे, अरे पहले काम तो शुरू कर लेते हैं, तो बाद में देखेंगे। तो कोई बोलेगा नहीं नहीं मैं काम, अरे तुम अपना काम करो, जहां पे काम कर रहे हो करो, थोड़ा पार्ट टाइम देके यहाँ पे भी कुछ काम कर लो, पहले एक टीम फॉर्म कर लेते हैं, टीम फॉर्म करके पहले प्रोजेक्ट स्टार्ट कर लेते हैं, क्योंकि हमारा जितना भी हमारा खुद के फंडिंग है करके कुछ तो शुरू करते हैं। तो ये प्रोजेक्ट शुरू हो गया, प्रोजेक्ट शुरू होने के बाद में आइडिया आया, पैसा तो नहीं है, तो ये पैसा तो नहीं है, प्रोजेक्ट शुरू हो गया, प्रोजेक्ट का कुछ पोर्शन भी कंप्लीट हो गया, हम यह क्या किए, क्रिप्टो करेंसी फ्लोट किए। ध्यान दीजिए यहाँ पे, प्रोजेक्ट कुछ देर खत्म होने के बाद में आप क्रिप्टो करेंसी ले सकते हैं, नहीं तो आपको कोई पूछेगा नहीं कि कुछ भी नहीं है, आप बोल रहे हो पैसा दो, कैसे देंगे। तो आप अपने प्रोजेक्ट को डेमोन्स्ट्रेट किए, आप बोले कि ये 80% 90% बन चुका है या पूरा बन चुका है, मैं अभी उसको मार्केटिंग करने के लिए सोच रहा हूँ। तो यहाँ पे क्रिप्टो करेंसी आप फ्लोट करें, फ्लोट करने के बाद में कुछ इन्वेस्टर्स को, जो कम्युनिटी है उनको आप अपने प्रोजेक्ट को शो किए, तो वहां पे आपने बोले कि मेरा रहेगा 10,000 टोकन, ये 10,000 टोकन से मैं पहला 1,000 टोकन को 1-1 रुपया में आप लोगों को दूंगा। तो पहले आपको 1,000 रुपया मिल गया, तो अभी आपका प्रोजेक्ट खत्म हो गया, आपके पास में कुछ पैसा भी आ गया।
अभी 9,000 टोकन आपके पास में बचा हुआ है। तो पैसा जब आ गया तो आपने क्या किया, अपने जितने भी हुंडई, मारुति, महिंद्रा एंड महिंद्रा, ऐसा और कंप्लीमेंट, ये सारे कंपनी को आप गए, बोले भाई आप अपना जो सेल करते हो करो, हम आपको सेल्स में थोड़ा बढ़ोतरी देंगे, हम आपका सेल्स बढ़ाएंगे, हमारे पास में ये प्रोजेक्ट है, जस्ट इसको इम्प्लीमेंट कर दो। हमारा जितने भी बायर्स हम लेके आएंगे आपका डिफरेंट डिफरेंट शोरूम में, उनका एक कंडीशन रहेगा, वो सारे जितने भी है वो हमारे टोकन से ही पेमेंट होगा, हमारे क्रिप्टो करेंसी से पेमेंट होगा। अगर आप एग्रीड हो तो हमारे साथ में हाथ मिलाओ, नहीं तो नहीं। मान लीजिए जितने भी सर्विस सेंटर को आप एनरोल किए हैं, कंपनीज को, डिफरेंट हुंडई, मारुति वारुति को एम्प्लॉय किए हैं, वो आप कोई कार मैन्युफैक्चरर नहीं है, आपके पास में 5 मैन्युफैक्चरर आ गए, 10 मैन्युफैक्चरर आ गए, तो ये सारे जितने भी है, ये सारे मैन्युफैक्चरर लोगों को, सर्विस प्रोवाइडर को आपने एक बेस में ले आया, लेके बोले कि नहीं, ये जितने भी ट्रांजैक्शन होगा हमारे करेंसी से आप करो। हमारा करेंसी का, हमारा टोकन का वैल्यू है 5,000, यानी कि ये टोकन आप ले लो, आपका जितना भी वैल्यू रहेगा आपके करेंसी के हिसाब से वही टोकन में ही कारोबार होगा, हमारा क्लाइंट भी टोकन पे करेंगे। तो ये केसेस में जब ये टोकन्स का जब चलेगा धंधा, ये टोकन क्या होगा, तो टोकन तो लिमिटेड है, 10,000 ही है, ये 10,000 टोकन जब खत्म हो जाएगा तो टोकन का वैल्यू बढ़ते जाएगा। तो टोकन का वैल्यू कैसे बढ़ता है उसका भी मैं एक सरल एग्जांपल दूंगा, जो अभी लाइव में है। तो हालांकि वो ऑर्गेनाइजेशन का नाम मैं नहीं ले सकता, तो यहाँ पे उस तरह का भी एक कॉन्सेप्ट मैंने खुद एक्सपीरियंस किया है। तो ये जो चीज होता है इसी को क्रिप्टो करेंसी बोलते हैं, क्रिप्टो करेंसी ऐसे ही सर्कुलेट होता है। तो यहाँ पे मुझे एक बात बताइए, किसी के पास में अच्छा आइडिया है, वो उसको शेप भी दे चुका है, यानी कि उसको एक इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी में या बिजनेस में कन्वर्ट कर चुका है, तो यहाँ पे उसके पास में सिर्फ नहीं है तो पैसा, पैसा नहीं है तो आप उसको बंद नहीं कर सकते। आप जोमेटो को देख लीजिए, जोमेटो वाला जो है वो कैसे काम करता है, उसके पास में होटल थोड़ी है, जोमेटो वाले के पास में होटल सारे को उन्होंने ले आया, मेंबर्स आपको ऑर्डर देना है, आपने दे दिया। तो यहाँ पे जहां यहाँ पे वो टैक्स, वो तो वही सिस्टम में तो आएगा, वो पैसा तो कन्वे, वो टोकन को लेके तो वहीं पे नेटवर्क में काम कर सकता है, वो टोकन को बाहर में जब यूज करेगा उसमें सिस्टम में तो पैसा आएगा, पैसा तो बाहर में नहीं जाएगा, क्योंकि वो हार्ड करेंसी में कन्वर्ट होगा। अगर इसी तरह का 50 टोकन वाले बन गए, थोड़ी वो टोकन से टोकन ऐसे टच करते रहेंगे, पैसा सिस्टम में आएगा, टैक्सेशन उसको छोड़, टैक्सेशन उसके हाथ से छूट नहीं सकता, क्योंकि वो कन्वर्ट होगा करेंसी में। बट क्या होता है यहाँ पे, इजी ऑफ डूइंग द बिजनेस हो जाता है, पूरा बिजनेस जो है इजी हो जाता है। नहीं उसको अभी वो कंपनी खुला है, उसको थोड़ी कोई पैसा देगा, बैंक वाला बोलेगा बैलेंस शीट दिखाओ, आईटी रिटर्न लेके आओ, नहीं आपको दे नहीं सकते, आपके पास में कुछ है ही नहीं, आपका मॉर्गेज करो, वो सारी चीज रहेगा। वो अपने काम पे ध्यान देगा या वो इंटरेस्ट को कैटर करेगा, इंटरेस्ट ईएमआई भरते जाएगा। तो ये छोड़ के ये जो क्रिप्टो करेंसी है वो स्टार्टअप इकोसिस्टम को एक बड़ा फ्यूल देता है। मैं ये टोकन का और एक, जो आपने क्रिप्टो करेंसी में दूसरा कैटेगरी ये है, करेंसी तो समझ लिए, ये है टोकन वाला चीज, जो टोकन काम करता है, क्रिप्टो करेंसी का टोकन्स। तो तीसरा एक मैं एग्जांपल अभी देने वाला हूं, जो ये टोकन्स का वैल्यू कैसे बढ़ता है। जैसे मैंने बताया पिछले 1,000 टोकन चला गया, अभी 9,000 बचा हुआ है, 9,000 भी चला जाएगा तो टोकन का वैल्यू बढ़ेगा। क्यों बढ़ेगा, ये तो कंफ्यूजन आ जाता है, टोकन का वैल्यू क्यों बढ़ेगा। तो यहाँ पे एक एग्जांपल मैं दे देता हूँ। 2000 में, साल 2000 में, अभी वो ऑर्गेनाइजेशन अभी टिका हुआ है चेन्नई में, उसका नाम ही नहीं लूंगा क्योंकि वो रेगुलेटरी फ्रेमवर्क के बाहर में आता है। तो 2000 में एक आदमी एक दुकान खुला, वेजिटेबल, फ्रूट्स एंड ग्रोसरीज बेचेगा चेन्नई में। वो फंक्शन करता है, आज तो बहुत बड़ा हो गया, बहुत सारे ब्रांचेस खुल गए, बहुत बड़े हो। ये खुलने के बाद में उन्होंने क्या किया, उनको तो कोई देगा नहीं पैसा, कोई बैंक वाला थोड़ी पैसा देगा, नहीं नहीं तू बहुत बढ़िया आदमी है, अच्छा दिखता है, पैसा ले ले, वो तो नहीं देगा। वो क्या किया, 5,000 का एक एक टोकन, 3,000 टोकन निकाला, उसके साथ में एग्रीमेंट भी था, ये 3,000 से ज्यादा टोकन मैं नहीं दूंगा, कोई भी न्यू टोकन इशू नहीं करूंगा,
ये सारे वो एक फॉर्मुलेट करके अपना एक रूल बना के दिया, लोग उसमें बिलीव किए, तो ये 5-5 हजार में वो टोकन बेचना शुरू किया। ये एक दिन में नहीं बेचा, उसको सालों लग गए 3,000 टोकन बेचने के लिए, सालों लग गए, एक दिन में वो बेचा नहीं गया, एक महीने में खत्म नहीं होगा। तो ये टोकन बेचने के बाद में आप टोकन ले लिए तो आपको फायदा क्या है? 5,000 आप उसको क्यों देंगे? आपको फायदा क्या है? आप जितने भी सामान खरीदेंगे उसके दुकान से, जितने भी वेजिटेबल खरीदे, फ्रूट्स खरीदे, ग्रोसरी खरीदे, आपका जो बिल आएगा, आप टोकन होल्डर हो, आपको 15% का डिस्काउंट हो जाएगा, 15% का वहां पे आपको डिस्काउंट हो गया। तो आप देखिए कि अगर मैं बाहर में खरीदता तो इसमें जितना लगता मुझे यहाँ पे 15-15% का बच रहा है, 100 रुपया में 15 रुपया, बहुत बड़ा अमाउंट है। अगर आप किसी भी महीने में खरीदने के लिए उसके दुकान में नहीं गए, किसी भी महीने में नहीं गए, हर वक्त नहीं, जिस महीने में आप कुछ भी परचेज उस दुकान में नहीं किए, आपको 2% इंटरेस्ट वो पैसा में दे देगा। यानी कि 5,000 में जो इंटरेस्ट होता है, आप कभी भी जाके दिखा लीजिए, वो पैसा ले लीजिए उससे। बड़ा इंटरेस्ट है, आप देख रहे हैं 24% का इंटरेस्ट है। अगर खरीद लिए कुछ तो हो गया, यहाँ पे डिस्काउंट मिल रहा है इधर। और तीसरा वो कंडीशन किया, अगर मेरा दुकान बंद होता है तो ये आपका 5,000 गया, ये 5,000 आपको वापस नहीं मिलेगा, मैं दे नहीं पाऊंगा, दुकान लॉस हो गया, डूब गया तो कुछ कर नहीं पाऊंगा। ये एक कम्युनिटी ड्रिवन चेन हो गया। लोग 5,000 लॉस के बदले में सोचे अपना क्या फायदा है, 15% बिल मेरा बच रहा है, नहीं खरीदूंगा तो 2,000 का ये मिलेगा। एंड वो ऑलरेडी एग्रीमेंटेड है सबके साथ में, जिसको टोकन बेच रहा है सबके पास में एग्रीमेंटेड है, 3,000 से ज्यादा टोकन नहीं बेचूंगा। 3,000 खत्म हो गया, अपना बोर्ड लगा दिया और टोकन है ही नहीं दुकान में, टोकन और अवेलेबल नहीं, खत्म हो गया। तो जो भी टोकन होल्डर्स है वो अपने ये सब बेनिफिट्स एंजॉय करते रहे। हाँ, कुछ कुछ लोग भी मिस यूटिलाइज भी किए, यानी कि दोस्त का इसका उसका अपना टोकन में खरीद लिए, तो वो एक लिमिट भी ले आया, नहीं हर महीने में मैं 10,000 तक का आपको दे सकता हूँ, उससे ज्यादा नहीं। आप 1 लाख का खरीदेंगे तो मैं थोड़ी दूंगा आपको, ऐसे हो नहीं सकता। वो कुछ रेगुलेशंस बाद में लाया। बट मान लीजिए आप उस एरिया से शिफ्ट हो जा रहे हैं अदर एरिया में जहां पे इसका स्टोर है ही नहीं, तो आप क्या करेंगे? उसके पास में जाएंगे, बोलेंगे कि मुझे ये टोकन्स अभी मैं यूज नहीं कर पाऊंगा, आप ये टोकन को किसी दूसरे को दे दो। तो ये एक ऑक्शंस में लगा देगा, एक स्टोर में बोर्ड लगा देगा, एक टोकन अभी आज अवेलेबल है, जिसको चाहिए ले आओ, बेस्ट प्राइस फिक्स किया जाएगा, संडे को ऑक्शन होगा, सब आके अपना बोली लगाओ। तो अभी उसका जो टोकन का वैल्यू है 25,000 है। 5,000 का लिया हुआ टोकन, वो तो पूरा अपने लाइफ टाइम में ये सब बेनिफिट मिला, 25,000 में वो टोकन बेच रहा है अभी फिलहाल, वो चल रहा है। मान लीजिए किसी ने टोकन ले लिया था पहले टाइम पे, एक दिन भी वो स्टोर में नहीं गया खरीदने के लिए कुछ, फिर भी वो उसको ऑक्शन में देके 25,000 कमा सकता है, उसका 5,000 भी आ सकता है, 3,000 भी ऑक्शन में आ सकता है, बट फिलहाल उसका वैल्यू जो है 25,000 है, क्योंकि वो बोल रहे हैं कि अभी भी लेता हूँ 25,000 में, हर महीने में जितना मैं सब्जी खाता हूँ, फ्रूट्स खाता हूँ, ग्रोसरी खाता हूँ, ये बहुत बढ़िया क्वालिटी मटेरियल भी देता है, फिर भी ये मेरा फायदा में है। ये एक क्रिप्टो टोकन्स का एक बड़ा एग्जाम्पल जो फिलहाल मार्केट में चल रहा है। जो लोग चेन्नई के बासिंदे हैं उसके बारे में जाने होंगे, उनको पता होगा। ये जो चीज है, जो इनिशियल डेज में उसके साथ में स्टैंड किए, सोचे कि हाँ ये बिजनेस कुछ ना कुछ तो करेगा, नहीं तो 5,000 जाएगा, तो 6 महीना तो चलेगा, तो 6 महीना 1 साल तो चलेगा। तो वहां पे तो ये जो वैल्यूज है, तो ये वैल्यूज टोकन ऐसे ही ऐड करता है। आपको क्रिप्टो टोकन्स यही है, क्रिप्टो टोकन्स में वही वैल्यू रहता है। आपको दो चीज समझ में आ गया, क्रिप्टो करेंसीज जहां पे वो अपना करेंसी होगा, उसका एक्सचेंज हो सकता है कोई दूसरे करेंसीज में, बट वो ऑर्गेनाइजेशन का अपना करेंसी। दूसरा हो गया टोकन्स, टोकन्स में जो अपना बायर्स है, जो अपना कस्टमर्स है, उनको इंसेंटिवाइज किया जाता है, एंड
वो टोकन्स का नंबर को लिमिटेड रखा जाता है। ऐसा नहीं है कि 3000 बोला था, अभी 25-50 हजार मिल रहा है और 500 टोकन शुरू कर दो, ऐसे नहीं करने से नहीं होगा। तो वो प्रिंसिपल के हिसाब से, क्योंकि वहां पे ट्रस्ट चला जाएगा। अगर वो 5000 टोकन फिर से ले आता, लोग उसको बोलते कि ये एक चिटर है, क्योंकि वो ज्यादा टोकन बढ़ा के अपना फायदा देख रहा है। तो अगर वो खुद ले लेता, वही नहीं 5000 आपने दिए थे, आप एक्सचेंज करके 5000 में ले लो, तो वहां पे भी लोग उसको सोचते हैं कि ये भी एक चिटर है, क्योंकि वो तो पैसा ले रहा है। तो जहां पे ये सभी को रिवार्ड किया, यानी कि टोकन होल्डर को रिवार्ड किया, न्यू टोकन होल्डर्स को, वो जो डेफिसिट है वो खुद ही क्रिएट किया, जो उसका अपर बाउंड्री है वो खुद किया, वो प्रिंसिपल में वो टिक के रहा, वो एक कम्युनिटी में जो रूल्स वो खुद बनाया, वो रूल को वो खुद ओबे किया, तब जाके ये बढ़ा। तो आप सोच लीजिए, ये क्रिप्टो मार्केट जो है कम्युनिटी ड्रिवन मार्केट है। यहाँ पे सोचना कि सब चोर बैठे हुए हैं, ये सही नहीं। कम्युनिटी ड्रिवन है, अगर चोर होगा तो कोई उनका फेस को नहीं देखेगा। ये दुकान के केस में देख लो, अगर वो 50 टोकन भी एक्स्ट्रा कर लेता, लोग उसको पकड़ लेते, नहीं आप ऐसा किया, आप तो एक चोर है। तो वहां पे ना सिर्फ वो लॉयलिटी उसका लॉस होता, हाँ वो टिक भी सकता था, बट अपने प्रिंसिपल में रख के वो वैल्यू क्रिएशन में ज्यादा फोकस किया। वही हो रहा है अभी आपका क्रिप्टो करेंसीज के मार्केट, जो आप देख रहे हैं। बिटकॉइन अभी 9000 से 36 लाख बन गया। 9000 का कॉइन अभी 36 लाख बन गया, जस्ट 1.5 साल में। 9000 का, क्योंकि उसमें एक कम्युनिटी गवर्नड थिंग है। वो कम्युनिटी गवर्न जो रूल है, वो खुद वो रूल को डिकेट ये नहीं कर रहे हैं। अपना टोकन इतना ही है, इतना ही दिया जाएगा एंड उसका यूज ऐसे रहेगा। तो इसी कारण से इसका वैल्यूज बढ़ता है। वैल्यूज इसमें कोई भी स्पेकुलेटिव कारण से नहीं बढ़ रहा है। सिर्फ यही होता है कि इनिशियल स्टेज में हम भारत में बहुत सारे चीज को समझ नहीं पाते। जब कंप्यूटर आया, क्या हुआ, बड़ा बवाल बचा पूरा कंट्री में, ये सब अनएम्प्लॉयड हो जाएंगे, सब जाके खेती में काम करेंगे, कोई किसी को कुछ काम नहीं आएगा। अभी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सबसे ज्यादा एम्प्लॉयमेंट सेक्टर है, वो खत्म हो गया। तो यही चीज होता है यहाँ पे। एक पहले 2009 में एक कमेटी बैठाया गया गवर्नमेंट का कि इसको समझो, ये बताओ कि ये क्रिप्टो करेंसी होता क्या है। 8-9 में ये लोग क्या किए, एक जस्ट 15 दिन में एक ओपिनियन दे दिए, इसको बैन कर दो, खत्म हो गया। क्योंकि जो चीज हमारा समझ में नहीं आता है उसको समझना ही नहीं चाहिए, यही करके वो बैन कर दो। तो वो कमेटी का वो इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुए। बाद में आरबीआई ने उसको 2000, आरबीआई वही कमेटी का रिपोर्ट के बेसिस, क्योंकि वो भी ऑर्गेनाइजेशन है, 2018 में इसको बैन कर दिया। तो ये जब बैन हुआ, इसका केस गया सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट पूछा, ये जो इकोसिस्टम है, ये तो समझा रहे हैं, यही कर रहे हैं वो लोग, टोकन दे रहे हैं, करेंसी बना रहे हैं, वो करेंसी फिर से कन्वर्ट होके आपके सिस्टम में आ रहा है, ये फाइनेंशियली क्या डैमेज क्रिएट करता है देश में। वो बोले कि टेररिज्म करता है, ये करता है, वो अरे भाई, वो पैसा तो कन्वर्ट होके कोई गन तो नहीं बेच रहा है आपको वो टोकन लेके, तो वो पैसा तो देगा, वो पैसा कन्वर्ट होके तो उसका बैंक अकाउंट में आ रहा है, उसको टैक्स लगाओ, उसको तो पकड़ सकते हो आप। तो फिनेंशियली डैमेज का कोई भी डॉक्यूमेंट वो शो नहीं कर पाए। 2020 में इसको सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया, अलाउ कर दिया कि नहीं, इसको बैन नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये कोई भी जो इसका इसके ऊपर में जो भी टिप्पणी किया गया है, वो कोई भी टिप्पणी इसमें सही नहीं है। अभी वो चल रहा है, अभी भी बवाल बचा हुआ है कि इसको बैन करो, कुछ बोल रहे हैं, कोई बोल रहा है रेगुलेट करो, सबको सब करना है, रेगुलेट करो, इसका ट्रांजैक्शंस को ये करो। सेबी जो है आपका इंस्टीट्यूशन है, यहाँ पे एक डिपार्टमेंट बनाओ, उनको बोलो कि इसको मॉनिटर करने के लिए, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट खराब नहीं है। हाँ, इस कॉन्सेप्ट के अंदर में कुछ खराब एंटिटीज हो सकते हैं, ये मैं डिनाई नहीं कर रहा हूँ। ये 5000 एंटिटीज से मान लीजिए 3000 एंटिटीज भी खराब होंगे। हमारा स्टॉक मार्केट में कौन से सब दूध के धुले हुए बैठे हुए हैं। स्टॉक मार्केट में येस बैंक गया, किसको पता था, डीएचएफएल गया, आपका एचडीएल और जो 5 कंपनी जब भी हुए हैं, मलयाजी भाग गए, वहां पे भी वो एक हुआ। वो सारे वो कौन से, वो सब तो लिस्टेड कंपनी है, आपके डेकोरम में आते हैं, आरबीआई को रिपोर्ट करते हैं, इनकम टैक्स को डिक्लेयर करते हैं। क्या हो गया उनका, क्या आप पहले से क्यों नहीं जान पाए आप। तो यहाँ से
वो भी रेगुलेटेड एंटिटीज है, वहां पे भी डस्ट बने, वो स्टॉक्स जो 5,000 का स्टॉक वो जीरो बन गया। तो उस तरह का अगर आप रेगुलेटेड एंटिटी के अंदर में भी बैड एप्पल्स है, तो नॉन रेगुलेटेड के अंदर में भी बैड एप्पल्स रहेंगे। ये नहीं है कि वहां पे नहीं रहे। तो वहां पे हम रेगुलेट करेंगे, कुछ प्रिंसिपल्स डालेंगे, तब जाके लोग उसको समझ पाएंगे। एंड और एक जो डिस्टर्बिंग टेक्नोलॉजी इसमें आता है, डिसेंट्रलाइज्ड फिनेंस। इसको मैं समझा देता हूं। ये क्रिप्टो करेंसी का और एक हिस्सा है, जो एक बैंकिंग एंटिटी है, बट वो डिसेंट्रलाइज फाइनेंस है। उसमें क्या होता है, मान लीजिए आपने गोल्ड लोन लेना है, अपने बैंक में गए, बैंक बोला नहीं, आरबीआई बोला है 70% का वैल्यू हम लोन में दे सकते हैं। आपका जो आज का गोल्ड जो हुआ, गोल्ड का जो रेट है 4,500, इसका 70% हम दे सकते हैं। एंड जब इसका वैल्यू हो जाएगा 3,000, तो ये हेजकट में आ जाएगा, यानी कि जो एक्स्ट्रा पैसा आप लिए हैं उसको लौटाइए, हेजकट में आ जाएगा। यानी कि 3,000 जब वैल्यू उसका 15, आप 4,500 जब था पर ग्राम आपने लोन लिया था, अभी 3,000 हो गया, जो गोल्ड का रेट घट गया, तो आपको जो 1,500 घटा है उसके ऊपर में भी आप लोन लिए हैं, तो वो पैसा भी आपको देना पड़ेगा, वो प्रिंसिपल को सेटल करना पड़ेगा। तो आप भी, आपको पैसा चाहिए, आप उसको ले लिए, सोचे कि हाँ और तो कोई चारा नहीं है, आरबीआई सेंट्रल बैंक बोले हैं तो कुछ कर नहीं सकते। तो यहाँ पे जो भी इंटरेस्ट आपने दे रहे हैं, वो सारे इंटरेस्ट गया बैंक को, रिस्क, लिटिगेशन, प्रॉफिट सब बैंक का ही हुआ, प्रोसेसिंग फी सब बैंक का हुआ। एंड ये डिपॉजिटर का पैसा लगा, ये बैंक का पैसा खुद का नहीं है, डिपॉजिटर का, जो लोग पैसा रखे हुए हैं उनका पैसा लगा, जो लोगों का पैसा रखा गया है उनका पैसा लगा, एक स्पेसिफिक रूल के हिसाब से लगा। तो ये सबसे बढ़िया लगता है, हाँ हाँ बहुत बढ़िया है, ये एक डेमोक्रेटिक प्रैक्टिस हो गया। ये रूल्स डिपॉजिटर नहीं बनाता। बट डिसेंट्रलाइज फाइनेंस जो कॉन्सेप्ट अभी क्या हो रहा है, जिसमें क्रिप्टो करेंसी में बहुत सारे कंपनीज है, जो लोग डेबिट कार्ड भी देते हैं, जो लोग लोन भी स्विच करते हैं, उसको क्या करेगा, आपने गोल्ड डिपॉजिट लेके गए जो डिसेंट्रलाइज बैंक में, वो इमीडिएटली ओला उबर जैसा अपने सारे डिपॉजिटर के पास में वो इंफॉर्मेशन भेज देगा, अभी आ गया 1 किलो गोल्ड जो लोन के लिए है, कौन कितना परसेंटेज वैल्यू उसका लोन में दे सकता है डिपॉजिटर लेवल में। कोई आपके पास में 5 लाख पड़ा हुआ है ऐसे आपका सेविंग अकाउंट में, आप अगर चाहते हैं कि नहीं मैं भी 2 लाख ऐसे लगा दूंगा उस आदमी के साथ में, तो मुझे अगर कुछ एक्स्ट्रा इंटरेस्ट मिले, आप बोल रहे हैं कि मुझे 80% में दे दूंगा उसका वैल्यू का, कोई बोल रहा है कि उसका, क्योंकि जितने वैल्यू आप देंगे उसी के हिसाब से आपको इंटरेस्ट मिलेगा, तो 90% दे दूंगा, कोई बोल रहा है 100% दे देगा। ऐसे जो इंफॉर्मेशन आपने दिए, जितने भी डिपॉजिटर्स एग्रीड हुए एंड इंफॉर्मेशन आए, इलेक्ट्रॉनिकली इमीडिएट लिया जाता है, ये सारे इंफॉर्मेशन वो लोन लेने वाले का पास में चला गया, ये लोग यही यही परसेंटेज इंटरेस्ट में इतने इतने परसेंटेज देने के लिए राजी है, आप उसको 15 मिनट के अंदर में टिक करो, किसको चाहिए, कौन सा स्कीम पे आप ये हो। सो एक उसमें एक्सेप्ट हो गया, बाकी का सब रिजेक्ट हो गया। जो भी आप डिपॉजिटर हो, आप जो लोन लेने वाले हो, आप जिसको भी आप एक्सेप्ट किए वही हो गया, वही ब्लॉक बन गया, बाकी के सारे चीज चले गए। बट यहाँ पे रोल क्या होता है डिसेंट्रलाइज बैंक का, ये बताता है, मान लीजिए ये जो लोन लेने वाला है, ये आपको पैसा नहीं दिया, आपका जो ईएमआईज है उसको, ऑब्लिगेशंस को नहीं माना, वो एग्रीमेंट करा के रखाएगा पहले, अगर वो आपको लोन अमाउंट सही से आपके अकाउंट में क्रेडिट नहीं किया, तो आप अपना स्टैट्यूटरी पावर यूज करके हमें बोल दीजिए, हम वो गोल्ड आपको हैंड ओवर कर दें, हो गया। वो कोई कोर्ट कचहरी कुछ भी नहीं, ये पीयर टू पीयर में हुआ है, वो गोल्ड दे देगा, आप अपना गोल्ड को बेच के ले लो, तो गोल्ड के आप बेच के ले लो, तो ऐसे वो उसका हाथ से गोल्ड छूट गया। तो ये डिसेंट्रलाइज जो फिनेंस है उसमें क्या होता है, बैंक को कुछ कस्टोडियन फी आपको देना पड़ेगा, वो जो डिसेंट्रलाइज बैंक किया है उसको कस्टोडियन फी कुछ आप देंगे, उसका नाम वो कोई दूसरा डिपॉजिटर का पैसा नहीं लगाया। जो भी लोन क्लस्टर्स क्रिएट हुए वो इंडिविजुअली पीयर टू पीयर, यानी कि एक इंडिविजुअल उसको दिया या 5 इंडिविजुअल एक आदमी को दिए, तो वही 5 इंडिविजुअल के बीच में रहा। जो जिस बेसिस पे लोन दिया गया, जो प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट्स या जिसके ऊपर में दिया गया,
उसमें दिया गया कि नॉन लिटिगेटिव वे में वो प्रॉपर्टीज ऑटोमेटिकली ट्रांसफर हो जाएगा अगर आप डिसऑनर करते हो, तो इसमें लिटिगेशन भी खत्म हो गया, कोई भी नोटिफिकेशन पीरियड वीरियड वो भी नहीं चला गया, वो पूरा लिटिगेशन प्रॉपर्टी थिंग ही खत्म हो गया, वो कोई हाइपोथिकेशंस के बात ही नहीं रहा, ओनरशिप डायरेक्ट ट्रांसफर हो जाएगा, वो भी रह गया। तो उस प्रोसेस में क्या होता है, लोगों को फाइनेंस भी क्विकली मिल गया एंड आप पार्टिसिपेट किए बैंकिंग का ऑपरेशन में, सब लोग पार्टिसिपेट किए। तो ये जो डिसेंट्रलाइज फाइनेंस है, ये कॉन्सेप्ट जो है अभी बहुत सारे क्रिप्टो करेंसी उसके ऊपर आ गए, ये सब कंपनीज ये करते हैं। मैं कुछ एग्जांपल भी दिखाऊंगा आपको। अगर इसी तरह से स्टॉक ब्रोकिंग हो जाए, हेल्थ केयर का हो जाए, इंश्योरेंस हो जाए, एग्रीकल्चर हो जाए, सर्विस सेक्टर भी हो जाए, तो कितने बढ़िया होगा, आपको एक न्यू सेक्टर खुलेगा। क्यों आप सबको खुद आपने आप सबको एक इंस्टीट्यूशन क्यों मैनेज करेगा, उसमें 5 दिग्गज बैठे हुए हैं, वही थोड़ी मैनेज करेंगे। सबको मैनेज करने के लिए तो मैनेजमेंट का ये भी हो जाएगा, सबको फायदा मिलेगा, कॉम्पिटिटिव रेट मिलेगा, सबसे अच्छा रहेगा। किसके पास में बहुत सारे कंपनी जैसे है, उनका करंट अकाउंट में पैसा पड़ा हुआ है, उसके 0% इंटरेस्ट है, अगर वो आपको 2% का इंटरेस्ट में देना चाहते हैं कोई हाउस लोन, अलाउ करो उनको। तो वो जो कंसेप्ट है डिसेंट्रलाइज फाइनेंस में आ सकता है, इस तरह का कंपनी भी ब्लॉकचेन में है, क्रिप्टो करेंसी वो लोग भी इशू करके इसमें चला रहे हैं, यानी कि वो जो पैसा आपसे लेते हैं क्रिप्टो करेंसी के माध्यम से, वो इसी को इसी तरह से यूज करते हैं, यानी कि वो भी आपके परमिशन से, आपके परमिशन के बिना नहीं। तो ये सारे चीज जो है, ये एक उसको बुलाता है डिसेंट्रलाइज फाइनेंस, ये भी मैं आपको बताऊंगा। ये मेजर क्रिप्टो करेंसी जो है, ये बिटकॉइन, एथेरियम, टीथर, बिना कॉइन, ये सब चलते हैं। तो अभी ये इसमें काम करने के लिए क्या क्या आपको जरूरत है, पहले एक क्रिप्टो ब्रोकर जो ऑथराइज नहीं है, क्योंकि अभी तक सेबी के अंडर में ये लोग नहीं आते हैं। तो पहले जो करेंसी ब्रोकर्स थे, जो हमारा ऑफशोर करेंसी ब्रोकर्स थे, वो भी ऑथराइज नहीं थे। तो ये क्रिप्टो ब्रोकर्स, बट ये केवाईसी करवाते हैं, आपका बैंक अकाउंट से पैसा लेते हैं, कोई भी कैश में ट्रांजैक्शन नहीं होता है। क्रिप्टो ब्रोकर्स के पास में आपको अकाउंट करना पड़ेगा, केवाईसी बनाना पड़ेगा, नो योर क्लाइंट्स जो है, उसमें आपका आधार या आईडी प्रूफ या आपका जो बैंकिंग प्रूफ सब देना पड़ेगा, केवाईसी ऑनलाइन होगा, जैसे आपका डीमैट में ही इसमें होता है। आपको अपने बैंक अकाउंट लिंक करना पड़ेगा, कोई भी कैश में ट्रांजैक्शन नहीं होगा, ये भी वही रूल्स रखते हैं, नॉट इवन 1 रुपी इन द कैश। आपको फंड करना पड़ेगा अपने अकाउंट को, आप क्रिप्टो टोकन से, क्रिप्टो करेंसी है कुछ भी खरीद सकते हैं, बेच भी सकते हैं, जैसे आपका ट्रेडिंग अकाउंट में काम करते हैं, कर सकते हैं। तो यहाँ पे पैसा भी डायरेक्ट आपके पास में आ जाता है। और एक चीज इसमें क्या है, जो क्रिप्टो ब्रोकर है, आपको कुछ ब्रोकरेज देना पड़ता है, आप उनका टोकन से पेमेंट कर सकते हैं, आप उनका कुछ टोकन ले लीजिए, वो टोकन से पेमेंट कीजिए, जैसे मैंने वेजिटेबल शॉप का बताया था, कुछ टोकन ले लीजिए, टोकन से पेमेंट कीजिए। तो क्या होगा, जो लोग टोकन्स नहीं लिए हैं, वो लोग जो ब्रोकरेज पेमेंट करेंगे, उसका भी आप जो ब्रोकरेज पेमेंट करेंगे उसमें डिफरेंस होगा, आपको एक डिस्काउंट मिलेगा, एंड वो टोकन को भी आप बेच भी सकते हैं। जैसे मैंने बताया था फूड ग्रोसरी स्टोर, ये एक एक्सपेंडिचर आप खरीद रहे हैं, बेच रहे हैं, आपको कुछ खर्चा हो रहा है, वो खर्चा के लिए आप कुछ टोकन भी ले लीजिए, आपको खर्चा कम लगेगा। अगर टोकन नहीं लेते हैं तो खर्चा ज्यादा लगेगा। तो जब आप, बहुत लोग इसको टोकन्स तो लिमिटेड है, तो जब वो टोकन का वैल्यू बढ़ेगा तो आप इसको एक्सचेंज भी कर सकते हैं, अपने करेंसी में बेच सकते हैं। तो ये फैसिलिटीज भी वो लोग रखे हुए हैं। तो यहाँ पे एक बात आ जाता है, ऑल इन ऑल प्रॉफिट जो होता है वो शेयरिंग हो जाता है, एंटरप्राइज का प्रॉफिट शेयरिंग हो जाता है। दूसरा जो होता है, यहाँ पे सब कुछ ट्रांसपेरेंट वे में रखा जाता है, एंड एक स्पेसिफिक लॉ के अंडर में, ये ज्यादा करेंस इशू नहीं कर सकते। तो यहाँ पे मैं आप लोगों को कुछ एग्जाम्पल्स अभी दिखाऊंगा। मान लीजिए अभी हमने एक क्रिप्टो करेंसी का एक वेबसाइट खोला, coinmarketcap.com, ये 24 घंटे का मार्केट है, कोई छुट्टी नहीं है, 365 दिन 24 घंटा चलता है। यहाँ पे आप बिटकॉइन देख रहे हैं, बिटकॉइन एक करेंसी है। आप यहाँ पे एक नंबर दिख रहा होगा, इसमें अगर क्लिक करेंगे आपको मिलेगा मैक्सिमम सप्लाई, तो 21 के साथ में 6 जीरोस जुड़े हुए हैं, ये है आपका टोटल सप्लाई, सर्कुलेटिंग सप्लाई, ये मैक्सिमम इतना ही सप्लाई है, इतने ही कॉइन्स है, उसमें से 18 से 6 नंबर्स डाला गया है, इतने अभी सर्कुलेशन में आ गए, बाकी का बचा हुआ है, जो भी खरीदेगा एक कॉइन
वो घटते जाएगा। यानी कि सप्लाई कंस्ट्रेंट कर दिया गया, इतना ही सप्लाई रहेगा मैक्सिमम, इसमें से इतना ऑलरेडी लोग लो चुके हैं, तो पूरा डिमांड सप्लाई का आ गया, ये करेंस हो गया। इसी तरह से बिटकॉइन जैसे आपका हुआ, इथेरियम भी एक कॉइन है, यानी कि ये मोड ऑफ ट्रांजैक्शन है। जैसे पैडी को प्रोसेस करके आप राइस ले रहे थे, ये एक मोड ऑफ ट्रांजैक्शन है, वो खुद का एक कॉइन। बट जहां पे टोकन का बात आ गया, टोकन का बात मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ, कल भी दिखाया था। एक पॉलीगन मैटिक बोल के एक कंपनी है, जो इंडिया में कंपनी है। पहले उसका साइट वेबसाइट को जाके देख लेते हैं। जैसे इन्फोसिस वाला कंपनी है, ऐसे ही ये एक कंपनी, ये इसका भी हम पूरा पढ़ेंगे। तो यहाँ पे देख लीजिए, ये 5000 कंपनी है, सबको तो नहीं पढ़ पाएंगे, तो इसी को देख लेते हैं। तो यहाँ पे क्या किया गया, ये जो पॉलीगन टेक्नोलॉजीज उसका वेबसाइट है, ये क्या क्या काम करता है, यहाँ आ गया। ये इसका पॉलीगन एसडीके निकाला, एक लैंग्वेज, मैटिक पीओएस चेन, पॉइंट ऑफ सेल्स चेन्स निकाला, मैटिक प्लाज्मा, ये सारे अभी आने वाले प्रोजेक्ट है। ये सारे प्रोजेक्ट हम लोगों को तो थोड़ी पता है इन्फोसिस कौन सा प्रोजेक्ट कर रहा है, टीसीएस कौन सा प्रोजेक्ट कर रहा है, ये पता चल रहा है। ये इसमें देख के पता चल रहा है क्या, ये सब सॉल्यूशन डेवलप कर रहा है, ये इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी, कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहा है, ये इसका इंफ्रास्ट्रक्चर का कंपनी है। तो ये सब न्यूज अपडेट्स देते रहते हैं हम लोग, ऐसे किए, उनका हिस्ट्री थोड़ा देख लीजिए, आपको ताजुब होगा। ये हिस्ट्री देखना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये लोग कैसे बने, ये सब देखना जरूरी है। ये बताए कि यहाँ पे जो टोकन है, ये अभी 1000 मिलियंस का जो टोकन इशू करेंगे, 10,000 मिलियंस का मीन्स 1000 करोड़ का टोकन रहा गया। ये इतने टोकन्स इनके पास में है, ये ले जाएंगे, जो भी काम करेंगे वो बनाएंगे। तो उनका जो फाउंडर है, देखिए 2019 में ये लोग, 2017 में ये लोग कंपनी फाइंड आउट किए, कंपनी इसको बनाए, इंडियन लोग है, तीनों आदमी बनाए। बिजनेस कंसल्टेंट, तो डेवलपर एंड बिजनेस कंसल्टेंट, ये 2-3 साल कुछ काम किए होंगे, ये बता रहा है 2 ईयर्स ये काम किए थे, ये कुछ भी काम, उनका कुछ जो भी बायोडाटा मिल रहा है। ये लोग कुछ आईटी प्रोडक्ट्स बनाए, इनका जो Web3 प्लाज्मा वॉलेट, वो सब जो भी आईटी लोग हैं वो समझेंगे, ये लोग सब कमाए बनाने के लिए। वो एक कंपनी 2017 में ये लोग शुरू किए, पैसा नहीं, तो पैसा कहाँ से आएगा, पैसा तो जीरो है, तो कंपनी तो बना दिए, लोगों तो कुछ तो लोग रखे होंगे, इतने बड़े बड़े काम करेंगे तो कहाँ पे आएगा, तो कुछ तो पैसा लगेगा। तो ये इनका ये पूरा ये कर दीजिए। ये सब वो लोग क्या किए, पहले टोकन्स, ये अभी टोकन का बात आ गया, ये टोकन शुरू किए, बोले कि मैक्सिमम इतना टोकन्स है, 1000 करोड़ का टोकन है, इसमें इतने, एक आधा, ऑलमोस्ट आधा हम अभी सप्लाई में दे रहे हैं। तो ये टोकन का 3.8% हम लोग, ये लोग क्या किए, 2019 में ये लोग कुछ इश्यूज किए, कुछ लोग इन्वेस्टर्स इसको खरीदे। 2019 में इन्होंने इश्यूज किए, कितने पैसा में, $0.00263, इतने में वो लोग बचा ये इशू किए। उनको मिला कितना, $5 मिलियन। $5 मिलियन होता है, 1 मिलियन 10 लाख, $5 मिलियन हो गया आपका $50 लाख। डॉलर में 50 लाख, उसमें 75 या 70 जो भी मल्टीप्लाई कर दीजिए, जो भी उनका कुछ पैसा मिला। तो ये पैसा लेके थोड़ी ये गाड़ी घोड़ा खरीद के सब नाचने लगे, या अपने टीम को बनाए, अपने प्रोडक्ट्स को लॉन्च किए। एंड ये टीम टोकन जो एडवाइजर है उनके लिए कुछ फाउंडर टोकन, फाउंडेशन टोकन, इकोसिस्टम टोकन, ये सारे टोकन वो लोग रखे। तो अभी इसका वैल्यू क्या हो गया, $1.91। तो जो इसी समय में खरीदा हुआ है, तो इसका वैल्यू हो गया अभी 1.91। ये टोकन खरीदने के बाद में ये सिर्फ ब्लॉक होके नहीं रहा, ये ट्रेड भी हुआ, ये ट्रेड भी हुआ। इसका हिस्टोरिक डाटा भी देख लीजिए। अगर आप इसका हिस्टोरिक डाटा देखेंगे, ऑल डाटा देखिए यहाँ पे, ये आपका सितंबर 21 2020 को भी ये ट्रेड हो रहा है 0.0189। तो इसी से ज्यादा ये ट्रेड नहीं हो रहा है। सडनली उनका कुछ प्रोजेक्ट्स कंप्लीट हो गया, ये बढ़ने लगे, तो इनका 0.10 हुआ फरवरी
2021 में। ये फिर से गया मार्च को 0.38 में, ये बढ़ के ये भी चला गया आपका लगभग $2 तक आ गया, 2 से $2.5 हो गया। तो अगर देखें ये एक बड़ा एक मूवमेंट दे दिया, लगभग ये आपको 6-7 जो 5000% के आसपास में गेन हो गया। सो पहला ये क्वेश्चन आता है, सिर्फ गेन को मत देखिए, ये बोल रहा है मैं ये सब काम करूंगा, ये मेरा चैलेंजेस है, इनका वेबसाइट से मैं ले रहा हूँ, मैं खुद अपना मन से कुछ नहीं बना रहा हूँ। ये बोल रहे हैं बिल्ट बाय डेवलपर फॉर डेवलपर्स, ये सब काम हम करेंगे। तो इन्वेस्टर थोड़ी समझेगा कि स्टॉक ट्रेडर वाला सोचेगा कि ये सब क्या है, आईटी वाला समझ सकता है ये मेरा चैलेंजेस है, ये मेरा सॉल्यूशन है चैलेंज का। तो ये जब बताता है इसको कौन समझेगा, कौन इसको पैसा देगा आगे ये करने के लिए। जो इसको कम करने के लिए 2019 में उनका पैसा आया पास में, पहला पैसा उनके पॉकेट में गिरा 2019 में। 2017 से ये लोग काम कर रहे हैं, अभी 2021 हो गया, 17 से 21, 17-3-30, 4 साल से ये लोग क्या खाएंगे, कैसे काम करेंगे, कौन पैसा देगा इनको, कौन इनको, कौन सा बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन या बैंक वाला इनको फाइनेंस करेगा। बैंक वाला बोलेगा कि हाँ हम लोग आपको पैसा देंगे, 40 करोड़ ले लो काम करो, ऐसे थोड़ी करेंगे। तो यहाँ पे इनका बैलेंस शीट माना जाएगा, बोलेंगे कि आप बढ़िया एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, बढ़िया एक्सपीरियंस है, आपको पैसा दे देंगे। तो ये लोग अपने मन से जो आइडियाज उनका आया इस 2017 में, इसको लेके काम किए। 2019 में पहला फाइनेंस मिला, वो भी पीनॉट में। कोई बोल रहा है कि हाँ इतना पैसा मैं लूंगा, बट वो जो भी दिया वो भी एक ग्रेटफुल पर्सन, क्योंकि वो सिर्फ इनका कॉन्सेप्ट को, इनका फेस वैल्यू को देख के ही दिया है। अगर सक्सेस किए तो मिलेगा, नहीं तो इसका पैसा गया पानी में। तो वो भी जो पैसा दिया इसको लेके इन्होंने काम करके यहाँ से मैटिक का डिफरेंट प्रोडक्ट निकाले। जब ही उनका अभी टोकन का प्राइस बढ़ गया, हाँ ये मिलियनर्स बन गए, इनके पास में जो भी टोकन बचा हुआ है वो बहुत वैल्यू बढ़ गया, फिर आगे भी बहुत बड़ा वैल्यू बढ़ेगा। अभी उनका सारे कलर्स चेंज हो जाएगा, बैंक वाले भी उनको पैसा देंगे, सब लोग उनको घर भी, लैंड भी मिल जाएगा, सरकार के पास में भी ये बढ़ सकते हैं, प्राइम मिनिस्टर के साथ में भी चाय पी सकते हैं, सब कर सकते हैं लोग। क्योंकि वो जो इनिशियल डेज है वो डेज उनको कब आएगा। तो यही जो स्टार्टअप इकोसिस्टम है, ये स्टार्टअप इकोसिस्टम को हम गलत तरीके से अगर इसका ट्रांसलेशन करके बताइए, समझ में नहीं आता है ये क्या है। कुछ दिग्गज लोग ये बोलते हैं कि ये हमें समझ में नहीं आता है, ये ब्लॉकचेन क्या है, ये क्रिप्टो करेंसी क्या है, ये क्रिप्टो टोकन क्या है। समझना क्या है, ये एक स्टार्टअप है, ये काम कर रहा है, पहला 17 में कंपनी खुला, उसके बाद में 19 तक 2 साल 3 साल तक बैठे रहा, ढूंढते गया, ढूंढने के बाद में उसमें कुछ काम किया, प्रेजेंटेशन दिया, कुछ इन्वेस्टर्स मिले। जब उसका अभी कुछ प्रोजेक्ट खत्म हो गया, कुछ कंपनीज उसका प्रोजेक्ट ले लिए, तब जाके इसका वैल्यू अभी बढ़ गया। इसी तरह से और एक भी मैं देखा, ये एक नहीं, ये तो इंडियन कंपनी हमारा, और कुछ लोग बोलते हैं उनका अंडरलाइंग वैल्यू नहीं है। ये भी एक, आप लोग अगर बिटकॉइन के बारे में, ये डिजिटल कॉइन के बारे में सुन रहे होंगे, कुछ लोग बोल रहे हैं इनका अंडरलाइंग वैल्यू ही कुछ नहीं है, ये लोग गधे हैं, उनका कुछ अंडरलाइंग वैल्यू नहीं है, इसमें इन्वेस्ट करना मतलब ये सिर्फ नेगेटिव थिंग्स ये लोग बताते हैं। ये एक नया कॉइन है, अभी अभी आया हुआ है, इंटरनेट कंप्यूटर्स, आईसीपी। देखिए इनका फाउंडर्स लोगों का, मैं भी कल बताया था, जब इन फाउंडर लोगों का मैंने खुद, मैं सोचा कि सब लोग बोल रहे हैं सब चोर ही बैठे हुए हैं यहाँ पे, इनका सब एक ही, जितने भी फाउंडर हैं, ये जो कंपनी है, ये कंपनी, इसमें 1 लाख एकेडमिक क्रिएशन है, 200 पेटेंट इसके पास में बैठे हुआ है, वो भी टेक्नोलॉजी के ऊपर में, बहुत बड़ा। सारे पीएचडी, ये सब फॉरेन वाले हैं, वीपी रिसर्च ये भी पीएचडी वाले हैं, इंजीनियरिंग रिसर्च ये भी पीएचडी वाले हैं, यहाँ पे भी एक भाई बैठे हुए हैं, ये भी पीएचडी हैं। इनका मैं सोचा कि ये शायद ये झूठ लिखा होगा, 1-2 नाम लेके मैंने खुद सर्च किया, देखा कि हाँ इन लोगों का प्रोफाइल बता रहा है, हाँ ये लोग पढ़े हुए हैं, पीएचडी तो है, सब सारे पीएचडी बैठे हुए हैं। ये तो उनका क्वालिफिकेशन हो गया। यहाँ पे हम लोग बोल रहे हैं कि नारायण मूर्ति जी एक आईआईटीएन थे, तो ये सब फॉरेन यूनिवर्सिटी के ये जो पीएचडी वाले हैं, ये सब गधे हैं। ये लोग भी, उनका भी कुछ ना कुछ एजुकेशन तो है। तो यहाँ पे आ जाइए, ये कंपनी का एसेट क्या है। जब हम बताते हैं कि इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं है,
इंट्रिंसिक वैल्यू किसको बोलते हैं? कोई भी कंपनी अगर डूब जाता है, उसको बेच बाच के जो भी उसका लैंड बिल्डिंग है उसको अगर बुक वैल्यू जो शेयर का बोला जाता है, इसका इंट्रिंसिक वैल्यू क्या है? 48 इंडिपेंडेंट डाटा सेंटर इसका चल रहा है। डाटा सेंटर का मतलब होता है एक बिल्डिंग लिया गया, सर्वर रखा गया, वो भी कंट्रीज में, लोकेशन नॉर्थ अमेरिका, यूरोप, एशिया, यहाँ पे 1300 सर्वर के साथ में 48 इंडिपेंडेंट डाटा सेंटर बैठा हुआ है। ये सब फ्री है, कुछ भी पैसा नहीं लगा है, इसको बेचने से कुछ भी नहीं निकलेगा। जो भी डाटा सेंटर घर बार जो भी है इसमें से कुछ तो भी निकलेगा। ये लोग बोल रहे हैं कि नहीं, हम 123 डाटा सेंटर बनाएंगे, 4300 का सर्वर बैठाएंगे, डी ऐप यानी कि डिसेंट्रलाइज्ड ऐप, जो आप अभी हमारा जो स्मार्ट फाइनेंस का आप डाउनलोड करते हैं, क्या करते हैं? गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करते हैं। ये ऐसा नहीं होगा, हम खुद अपना आप कोई प्ले स्टोर का जरूरत नहीं, आप अपना आप खुद ही डिस्ट्रीब्यूट करो, खुद ही मैनेज करो, ये भी कर सकते हैं। तो ये डिसेंट्रलाइज आप बनाएंगे। ये लोग कुछ डाटा सेंटर्स के जो ये जो सारे जो नेटवर्क नर्वस सिस्टम, ये सारे चीज इन्होंने बताए, ये करेंगे। इनका जो डाटा सेंटर बनने के बाद में ये बता रहे हैं कि जो कंप्यूटर्स के जो स्पीड है आपका, जो वो एक वेब पेज अगर इनका सर्वर में डाटा सेंटर में रन हो रहा है, इसका स्पीड जो है बहुत फास्ट हो जाएगा। ये जो HTTP प्रोटोकॉल हम यूज करते हैं, ये एक दूसरा प्रोटोकॉल CDID जो डाटा सेंटर आईडी प्रोटोकॉल्स ये यूज करेंगे। तो ये सारे जो प्रोटोकॉल्स बदल जाएंगे, इनका जो स्पीड बढ़ जाएगा इंटरनेट का, वीडियोस जो भी होस्टेड होंगे वो भी बहुत क्विकली आएंगे। ये सारे जो कॉन्सेप्ट वो जो बता रहे हैं, इसका कोई भी इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं। जो दिग्गज बोल रहे हैं कि नहीं, ये सब कंपनी का कोई इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं है, क्या ये सारे इंफॉर्मेशन उनको दिख नहीं रहा है? तो जो भी डाटा सेंटर वो लोग अभी तो आए, ये करेंसी पहले नहीं था, अभी अभी वो इशू हुआ है। कब वो इशू हुआ है? मार्च के महीने में इन्होंने इशू किया। डेट भी देख लीजिए, ये मई के महीने में 10 मई को ये लोगों ने 10 मई को ये लोगों ने इसको इशू किया। $426 का एक जो कॉइन का यूज किए, अभी गिर गया है। तो अभी ये $426 का इन्होंने 2021 मई को इशू किया। ये जो, तो ये पैसा लेने के बाद में डाटा सेंटर सब बैठा है। डाटा सेंटर तो पहले से बढ़ चुका है, प्रोजेक्ट तो हो रहा है। पेटेंट वेटेंट सब ये पैसा मिलने के बाद में थोड़ी हुआ, वो सब पहले से ही हो चुका है। एंड ये सारे जो ऑर्गेनाइजेशन है, स्विट्जरलैंड, यहाँ पे बैठे हुए हैं, हाँ, ये इंडियन गवर्नमेंट के कंट्रोल में नहीं आते, वो अलग चीज है। बट ये जितने PhD वाले हैं, सबको सोचना कि ये सारे चोर है बैठे हुए हैं, ये चोरों का कंपनी है। एंड सबको ये सोचना कि हाँ, इनका डाटा सेंटर जो है ये सब जमाई है उन कंट्री का, उनको सब फ्री में ये मिला हुआ है, ये सब गलत चीज है। यहाँ पे 5000 कंपनीज है, हाँ, उसमें कुछ बैड एप्पल्स होंगे, आपके स्टॉक मार्केट में भी बैड एप्पल्स बैठे हुए हैं, जिनको आप खुद ही कंट्रोल नहीं कर पाते, तो इनको भी रेगुलेट कर सकते हैं, इनका भी कोई फंडामेंटल्स हो सकता है। तो ये जो चीज है, ये चीज आपको देखना है। तो यहाँ पे स्टार्टअप इकोसिस्टम में आप जो भी एंट्री करते हो, जो भी स्टार्टअप इकोसिस्टम में आप जब पैसा लगाते हो, तो यहाँ पे क्या होता है, सिर्फ ये कौन से प्रोमिनेंट प्रोजेक्ट, जैसे मैंने बताया आपको, DFI डिसेंट्रलाइज फाइनेंस, सोशल, ये सोशल का कुछ चार्ट बाट का एप्लीकेशन ये बनाएंगे, जैसे वो व्हाट्सएप वाला, इंफ्रास्ट्रक्चर, ये वाला, इन तीनों का थीम के ऊपर में इनका प्रोजेक्ट इकोसिस्टम इसके ऊपर में है। इंटरनेट ऑफ थिंग्स आएगा। इंटरनेट ऑफ थिंग्स ये होता है डिवाइस से सेंसर लगा के काम करना। आपका जो स्मार्ट वॉच आप पहनते हैं, जिसमें आपका हार्ट बीट आ जाता है, दौड़ने के स्पीड आ जाता है, वो भी एक इंटरनेट ऑफ थिंग्स में इंटरनेट को जोड़ दिया गया। यानी कि मैं घर में बैठ के देख सकता हूँ मेरा पिताजी कितना स्टेप्स वॉकिंग कर चुके हैं, वो उनका BP क्या है, एक ऐप डाल के मैं उनके हाथ में बैंड में एक रिस्ट में एक वॉच होगा, तो मैं यहाँ पे देखा, हाँ, मैं चेन्नई में बैठा हूँ, मेरा पिताजी गांव में चल रहे हैं, वो अभी आज 5000 स्टेप्स चले, उनका हार्ट बीट अभी इतना है, उनका BP अभी इतना है। वो इन्फॉर्मेशन आपको चेन्नई में मिल जाएगा, अगर आपके पिताजी वो स्मार्ट वॉच पहने होंगे एंड आपके पास में वो ऐप होगा, इंटरनेट में कनेक्ट होगा, उसी को इंटरनेट ऑफ थिंग्स बोलते हैं। तो बता रहा हूं, ये जो टेक्निकल चीज आ जाता है ना, ये
पागल बना देता है। लोग बोल देते हैं नहीं अभी बात करना इसमें नहीं है, क्योंकि मुझे पता नहीं है वो क्या है। तो ये जो चीज है जहां पे वो डर बैठ गया है, अगर कोई भी 5 मिनिस्टर को बैठा के आप बोलोगे क्रिप्टो करेंसी के बारे में, आप एक कमिटी बैठा उसके एनालाइज करके रिपोर्ट दो, वो खाक देगा रिपोर्ट, वो क्या पढ़ेगा देगा इसमें, वो कुछ को कुछ समझ नहीं सकता इसमें। तो यही जो चीज सेंस है जो ब्लॉकचेन में काम करते हैं। मैं सोचा कि थोड़ा देखते हैं कि कौन से कंपनी इंडिया में ब्लॉकचेन में काम करते हैं। मैंने एक सर्च किया ब्लॉकचेन, आप हैरान हो जाएंगे, ब्लॉकचेन कंपनी इन इंडिया, ये सर्च किया। देखिए भाई साहब ये सब क्या क्या कौन से कंपनी जा रहे हैं, ये सब देखिए, ये सारे कंपनी अननोन है, ये सारे भाई लोग उसी में काम कर रहे हैं। ब्लॉकचेन में प्रोजेक्ट कोई बना के दे रहा है, कोई उस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर को मैनेज कर रहा है, इनका इंफ्रास्ट्रक्चर को मैनेज कर रहा है। ये सारे यहाँ पे बैठे हुए हैं, ये कोई नया चीज नहीं है। सारे बड़े कंपनी का नाम देखिए यहाँ पे, ये सारे नेम आपके ये में होगा। ये सारे ब्लॉकचेन में डेवलप हुए फिनेंस के सेक्टर में, ब्लॉकचेन के डेवलप किए हुए अदर सेक्टर में, कंप्यूटर नेटवर्किंग सेक्टर में, इसमें काम कर रहे हैं। तो ये जो कंपनी आप देख रहे हैं, आप ये इंटरनेट का स्पीड कैसे बढ़ जाएगा, आप बताइए ये इंटरनेट का स्पीड कैसे बढ़ा देगा। अगर आप ये मोटा मोटी कोई भी जानता नहीं है पूछेगा, जैसे भी इंटरनेट ऑफ थिंग्स जैसे मैंने बताया, अगर कोई बताता है ये इंटरनेट का स्पीड कैसे बढ़ा देगा, ये तो बैंडविड्थ से आता है, आप में से बहुत लोगों के मन में ऐसे हो। ये क्या करेगा, आपने व्हाट्सएप में एक फाइल किसी को भेजा, आपके दोस्त को, ये फाइल पहुंच गया, आपका दोस्त जो है ये 5 लोगों के साथ में शेयर कर रहा है, तो ये क्या हो रहा है, अभी व्हाट्सएप के सर्वर में एन्क्रिप्ट होके जा रहा है। बट ऐसे नहीं होगा, आपके सिस्टम में जो फाइल है वही जाएगा आपके 5 दोस्त के साथ है, वो भी एन्क्रिप्ट होके आपका वो जो पेज है, जो व्हाट्सएप जो एप्लीकेशन है, वो एप्लीकेशन वही काम करेगा जो सर्वर कर रहा है, वो सर्वर नहीं करके, व्हाट्सएप सर्वर नहीं करके आपका एप्लीकेशन उसको एन्क्रिप्ट करके 5 लोगों को डिस्ट्रीब्यूट कर दे। तो क्या फास्ट हो गया, सर्वर से इतना कनेक्शन नहीं था। सो हर डिवाइस एक सर्वर हो गया, हर मोबाइल एक सर्वर हो गया। तो यही जो चीज जो टेक्नोलॉजी में ये लोग लाने वाले हैं, यही चीज इनका पेटेंटेड है, यही कॉन्सेप्ट को ये लोग आगे लेके आए। तो यही लोग, इनको पैसा नहीं मिलेगा, इसलिए ये लोग क्या किए, आईपीओ तो कर नहीं सकते, क्योंकि इनको कोई बोलेगा आपका वैल्यूएशन सही नहीं है, बैंकिंग वाले बोलेंगे कि नहीं आपको सही, आप बैठ नहीं रहा है, आपका कैलकुलेशन सही नहीं है, पहले बैलेंस शीट दिखाओ, 5 साल काम करो। ये इनके पास में ये सारे आइडियाज को सेव देने के लिए कोई रास्ता ही नहीं है। तो ये लोग क्या किए, अपना जो टोकन्स ले आए, वो डेफिनिट जो कंपनी है इसमें एक टोकन्स ले आए, टोकन ले आके ये सारे जितने भी कंट्रीब्यूटर्स है, इतने बड़े बड़े कंपनीज को, कुछ लोगों को इन्होंने कांटेक्ट किया, उनको कुछ टोकन्स दे दिए, वो टोकन्स लेके लिखिए आईसीपी यूटिलिटी टोकन्स, टोकन्स इसका नाम हो गया टोकन्स। ये पे ये लोग ये टोकन्स दे दिए, ये टोकन्स वो लोग खरीद लिए, अभी टोकन का वैल्यू गिर रहा है बढ़ रहा है, जब इनका सारे प्रोजेक्ट्स खत्म होंगे, ये लोग प्रॉपर शेप में आएंगे, टोकन बढ़ेगा। हाँ आप 5 साल के बाद में देख सकते हैं कि हाँ ये एक मैंने देखा था, ये अभी 8,000 में ट्रेड हो रहा था, $109 में, अभी $3,000 हो गया। आप उस समय में चौंक सकते हैं। तो ये सारे जो चीज होता है, यही होता है आपका क्रिप्टो करेंसी में। 2 इंडस्ट्री का मैंने बता दिया, यहाँ पे प्रेजेंटेशन में दिया हूँ। कुछ ग्लोबल म्यूचुअल फंड भी अभी आ चुके हैं, हम भारत में अभी सोए हुए हैं, कुछ म्यूचुअल फंड कंपनीज आ चुके हैं। यहाँ पे एक मैंने इन्वेस्टोपीडिया में मैंने एक आर्टिकल देखा था, आप देख लीजिए, ये भी एक 5-7 म्यूचुअल फंड कंपनी भी आ गए, 2 फंड्स दैट इन्वेस्ट इन द बिटकॉइन, ये लोग आ गए यहाँ पे देखिए। तो ये एक ट्रस्ट बना, ये लोग म्यूचुअल फंड वाले हैं, आपको अगर रिसर्च करना नहीं आता, यहाँ पे डायरेक्ट पैसा डाल दीजिए, ये लोग अपना जो भी बिटकॉइन वाला सब ढूंढ के, सिर्फ बिटकॉइन में नहीं, वो जितना भी इस तरह का टोकन कॉइन सब में वो लोग पैसा लगाए, वो भी फंड आ गए। हम अभी 5-10 साल के बाद में बड़ा डिबेट करके जागेंगे। जैसे कि पहले आपका करेंसी ट्रेडिंग बैंड था, कितने लोगों को पता है करेंसी ट्रेडिंग बैन था। करेंसी ट्रेडिंग वो सब इलीगल थे 10 साल के पहले, वो अभी लीगल कैसे बन गए,
लीगल टेंडर कैसे हो गया वो। तो इसी तरह से इसका भी फ्यूचर्स बदलेगा। इसका ये नहीं है कि इसमें बैड एप्पल्स नहीं है, जैसे स्टॉक मार्केट में आपका बैड एप्पल्स है, इसमें भी बैड एप्पल्स है। तो अभी कंपैरिजन कर देते हैं, शेयर इन्वेस्टमेंट रेगुलेटेड, क्रिप्टो नॉन रेगुलेटेड। अभी तक कोई ये नहीं, इंडिया में इसको बैन नहीं किया गया है, इंडिया में नॉन रेगुलेटेड है, इसको बैन नहीं किया गया। इसमें शेयर इन्वेस्टर्स गेट डिविडेंड, बोनस एक्सेट्रा। कंपनी चाहे तो ये बोनस डिविडेंड ऐसे नहीं आएगा। आप कितने दिन से चाह रहे हैं कि इन्फोसिस भाई एक डिविडेंड दे दे, एक बोनस दे दे, एक बोनस दे दे, हर रिजल्ट में हम चिल्लाते रहते हैं, कोई नहीं देता है वो 2 साल से। तो वो बोनस डिविडेंड गारंटेड नहीं है, ये कंपनी का विश एंड विल के ऊपर में डिपेंड करता है। बट ये प्रॉफिट शेयर करेगा या नहीं, इसके साथ में भी कोई ये नहीं। बट क्रिप्टो वाले वो क्या करेंगे, हर ट्रांजैक्शन जब वो कंपनी बढ़ेगा, उसका हर ट्रांजैक्शन में आपका टोकन्स में वैल्यू ऐड होते रहेगा। चाहे वो कंपनी जो DIFI जो है, डिसेंट्रलाइज फाइनेंस वाले हैं, DIFI, इनका क्या होता है, ये जो भी प्रॉफिट कमाते हैं ट्रांजैक्शन चार्जेस से, वो उनका टोकन में जुड़ जाता है, वो उनका टोकन में जुड़ जाता है, वो टोकन्स में वो पैसा आ जाता है, सबको मिलता है। जो लोग टोकन बायर्स वो सबको मिलता है, उनके पास में हायर टोकन है उनको ज्यादा मिलता है। तो ये उसका वैल्यू एडिशन होता है, वो आपको हर रोज देगा नहीं, वो वैल्यू एडिशन होके रहेगा, आप जब बेचोगे आपके पास में वो आ जाएगा। एंड क्रिप्टो इन्वेस्टमेंट नॉट इन्फ्लेशनरी, शेयर इन्वेस्टमेंट इन्फ्लेशनरी। मान लीजिए आप क्रिप्टो एक ग्लोबल मार्केट है, 24 घंटा चलते रहता है, काल कुछ हुआ, आपका रूपी वैल्यू जो है अभी जो 75 है वो 750 हो गया $1 के हिसाब से, कुछ भी कारण से मान लीजिए, तो क्या होगा, आपका इन्वेस्टमेंट जो बैठा हुआ है क्रिप्टो में वो इन्फ्लेशनरी नहीं बना, उसमें भी वैल्यू उसी साइड से बढ़ गया। जो $2 का है वो अभी आपको 1500 रुपया का देगा। शेयर में कितना मिलेगा, अगर वो शेयर भी है, शेयर भी वही $2 का है, यहाँ पे जो ₹2 का है वो ₹2 ही मिलेगा, उसमें इन्फ्लेशन का पैरामीटर आ जाएगा। क्रिप्टो इन्वेस्टमेंट्स आर हाई रिस्क एंड हाई रिवार्ड, वेरी हाई रिस्क, इसमें शून्य भी हो सकता है। आप 10,000 लगाए, ये 10,000 पूरा जीरो भी हो जाएगा, क्योंकि आप स्टार्टअप में लगा रहे हैं, उसका फेस वैल्यू देख के, उसका कुछ वर्किंग स्टाइल को देख के आप पैसा लगा रहे हैं। आप क्रिप्टो में अगर 10,000 इन्वेस्ट कर रहे हैं, ये 10,000 पानी में फेंकने का जैसा है, क्योंकि ये 10,000 1 करोड़ भी दे सकता है, शून्य भी हो सकता है, क्योंकि वो डिपेंड करता है वो कंपनी कैसे काम करेगा। अगर वो काम नहीं किया, परफॉर्म नहीं किया, आपको 10,000 आपका गया। तो इसी तरह का ये हाई रिस्क एंड हाई रिवार्ड देने वाला इन्वेस्ट ऑन ए स्टार्टअप इकोसिस्टम एंड होम ग्रोन नेटवर्क में वो काम कर रहा है। वो कैसे परफॉर्म करेगा वो 5 साल के बाद में ही पता चलेगा। शेयर इन्वेस्टमेंट में आप वो कंपनी को जानते हैं, उसका क्वार्टरली रिजल्ट आता है, तो ये थोड़ा गवर्नड बाय सम कॉमन स्टैंडर्ड, वो कंट्री का कॉमन स्टैंडर्ड, उनको कुछ डर है वो प्रमोटर का, तो वो भी थोड़ा सा लो रिस्क एंड रिवार्ड देने वाला। क्रिप्टो करेंसी का इन्वेस्टमेंट सोशलिस्टिक है, यानी कि ये नेटवर्क में बैठे होने वाले सब लोग, जैसे कि मैंने, उसको भी 25,000 मिलेगा, जो खरीदा है उसको 25,000 भी मिला, उसके ऊपर में भी कुछ जो परचेज बेनिफिट भी मिला। तो ये सोशलिस्टिक हो गया। जो इनके नेटवर्क में है इन्वेस्टर्स, इनका एप्लीकेशन यूजर्स, सब लोग इक्वली ग्रोथ हुए अपने प्रोपोर्शनट वे में। जो 5 रखा है वो भी उसको जितना मिला, जो 50 रखा है उसी हिसाब से उसको मिला, हर एक को कुछ ना कुछ मिलेगा। अगर ₹1 का फायदा हर टोकन में मिल रहा है, जिसके पास में 5 टोकन है उसको 5 रुपया, जिसके पास में 50 टोकन है उसको 50, बट हर बिजनेस डीलिंग में उसको कुछ ना कुछ मिलते गया। बट शेयर इन्वेस्टमेंट डेमोक्रेटिक, प्रोमोटर्स जो डिसाइड करेंगे, डेमोक्रेटिक, वहां पे वोट होता है, जैसे हमारे कंट्री में वोट होता है, ऐसे ही इनका भी बोर्ड मीटिंग में वोटिंग होता है। वो वोट कर दिए, बोले कि नहीं प्रमोटर का भी डायरेक्टर है, सबका सैलरी 50-50% बढ़ा दो, डिविडेंड मत दो, तो आप कुछ कर नहीं सकते, सबका सैलरी 50-50% बढ़ा दो, बट डिविडेंड कुछ मत दो, रखो ऐसे, पैसा जितना भी आया उसको रिजर्व बुक में रखते रहो, तो आप कुछ कर नहीं। तो ये डेमोक्रेटिक, तो ये दोनों डिफरेंस ये है। तो ये जो क्रिप्टो इन्वेस्टमेंट जो है क्रिप्टो करेंसी का, ये आगे चल के
सारे कंपनी को ये फोर्स करेगा, आप सोशलिस्टिक बनो, अपना शेयर होल्डर का भी वैल्यू है उसको देना पड़ेगा। आप प्रमोटर बन के बैठ के यहाँ पे खा नहीं सकते, आप डिसीजन खुद नहीं ले सकते, हर एक का डिसीजन कॉमन डिसीजन, आप डिसीजन लो ना लो, प्रॉफिट में आपका सारा हिस्सा है, आप इसको बुक वैल्यू करके रख नहीं सकते, उसको डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा किसी ना किसी फॉर्म में। यहाँ पे क्रिप्टो में कोई भी अगर वो पॉलीगन को मान लो, इंटरनेट ऑफ कंप्यूटर मान लो, वो जो भी प्रॉफिट बनाएंगे उसको वो रख नहीं सकते, वो टोकन वाले को टोकन में डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। डिजिटल फाइनेंस जो आपका डिसेंट्रलाइज फाइनेंस वाले है, जो ट्रांजैक्शन चार्जेस वो लोग लेते हैं वो रख नहीं सकते, वो उसको सारे टोकन वालों को देना पड़ेगा। 1 रुपया रख नहीं सकते, वो 1 सेंट भी रख नहीं सकते, 1 पैसा भी नहीं रख सकते, इमीडिएटली देना पड़ेगा वही। वो ऐसा नहीं कि मंथ में क्वार्टर रिजल्ट आने के बाद में दूंगा, ऐसा नहीं। तो ये चीज जो है क्रिप्टो को डिफरेंशिएट करता है। तो ये हो गया आपका क्रिप्टो के बारे में। तो यहाँ पे रिस्क जो है ये आपको पता, मैंने बताया ये नॉन रेगुलेटेड है, तो कभी भाग भी सकते हैं। तो यहाँ पे जो नॉन रेगुलेटेड हुए तो यहाँ पे ये भाग भी सकते हैं। क्रिप्टो ये 4 कैटेगरीज भी मैंने बता दिया। अभी आपको सिर्फ कोई भी रिस्क क्या है, यहाँ पे ये रॉन्ग जो ये बता रहा है ये नॉन रेगुलेटेड है। अरे रेगुलेटेड वाले तो फ्रॉड करके चले गए, नॉन रेगुलेटेड को क्यों छोड़ो छोड़ो, इनको कोई फाइनेंशियल वॉचडॉग उसको क्वेश्चन करने वाला नहीं है, ये एक चीज है। ये कम्युनिटी ड्रिवन है, एक बार इन लोगों ने चोरी कर लिया तो वो कम्युनिटी में घुस नहीं सकते, सब उनको उनका प्रमोटर का नाम ही बदल जाएगा। यहाँ पे तो प्रमोटर नाम बदल के दूसरे कंपनी में भी घुस जाते हैं, तो यहाँ पे हो नहीं सकता। तो क्या इन्वेस्टमेंट अगर करना है, आप जो पैसा को खुद अगर लॉस हो गया तो आपको कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, उस तरह का पैसा इसमें लगा सकते हैं। एंड ये गवर्नमेंट का कोई अम्बिट में नहीं गिरता अभी अभी तक, एंड अभी कोई भी लॉ बना नहीं है इसको इलीगल डिक्लेयर करने के आज पर सुप्रीम कोर्ट गाइडलाइन। एंड जो भी ब्रोकर्स है, बहुत सारे ब्रोकर्स है, कॉइनस्विच, कुबर, वाजिर एक्स, कॉइन सीडीएक्स, जेड पे, ये सारे लोग ब्रोकर्स हैं, बट ये सभी रजिस्टर्ड नहीं है, ये सब क्रिप्टो ब्रोकर्स है। अगर आपको कोई ब्रोकर का इंफॉर्मेशन चाहिए, अकाउंट खोलना चाहते हैं तो यहाँ पे मुझे मैसेज कर सकते हैं। हम लोग कोई भी ब्रोकिंग में इन्वॉल्व नहीं है, सिर्फ मैं गाइडेंस दे सकता हूँ। तो यहाँ पे ये हो गया आपका जो क्रिप्टो एक्सचेंज के बारे में, कंपैरिजन के बारे में। ये बिजनेस सब ये ब्लॉकचेन को क्यों अडॉप्ट कर रहे हैं? आप ओला उबर को देख के ये लोग सब तो नया नया कॉन्सेप्ट है, तो ये सब क्यों ब्लॉकचेन अभी इंसेंटिवाइज किया जाता है कस्टमर टोकन पेमेंट के जरिए। स्टार्टअप को इजी होता है पैसा राइज करने के लिए क्विकली, ये बैंकिंग हर्डल्स को फेस ना करते। जो प्रोडक्ट एंड सर्विस ये स्टार्टअप इकोसिस्टम देता है ये कॉस्ट इफेक्टिव होता है, क्योंकि उसको फ्री में पैसा मिला, कोई इंटरेस्ट नहीं है उसका प्राइस पैसा में, एंड वो उसका डर नहीं है कि वो इंटरेस्ट को कैटर करेगा। वो टोकन बेच दिया, कुछ पैसा आ गया, उसको इंटरेस्ट नहीं देना पड़ता है वो पैसे में, टोकन का वैल्यू बढ़ेगा वो लेगा, वैल्यू गया तो वो डूब गया, जो वाला लगाया उसका गया। तो वो वरीड नहीं रहता है बैंकिंग इंटरेस्ट कॉस्ट पे करके करने के लिए, वो अपने काम पे फोकस्ड रहता है स्टार्टअप जो है। तो यहाँ पे जितने भी स्टार्टअप आते हैं क्रिप्टो करेंसी के जरिए में, बहुत सारे स्टार्टअप्स 50-60% स्टार्टअप्स बढ़िया सक्सेस ले लेते हैं, क्योंकि उनको पैसा जो मिलता है वो एक जस्ट वो अपने कॉन्सेप्ट को मार्केट करते हैं, पैसा आ जाता है, पैसा में इंटरेस्ट देना नहीं पड़ता है, वो डेप्ट ट्रैप में घुसते नहीं, उनको डेप्ट ट्रैप में घुसना ही नहीं, वो घुसते नहीं, शांति से काम करते हैं, पैसा कमाते हैं, एंड जो भी उनका इन्वेस्टर है उनका वैल्यू भी बढ़ाते हैं, इसलिए उनका वैल्यू सडनली राइज होता है। एंड इनका सर्विस जो होता है ये सब कॉस्ट इफेक्टिव होता है, बहुत कॉस्ट इफेक्टिव होता है, एंड ये इजी टू इंटीग्रेट होते हैं। ये जो सॉल्यूशंस डेवलप करते हैं वो टोकन देते हैं, इसलिए ये लोग कुछ पैसा नहीं लेते हैं वो सॉल्यूशन को इंटीग्रेट करने के लिए, बोलते हैं कि हाँ आप लगा लो, आप सिर्फ टोकन में पैसा कलेक्ट करो, कलेक्शन आपका टोकन में होना चाहिए। तो इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी, अगर मैं कोई क्रिप्टो वाला कोई ऐसे कंपनी स्टार्टअप का प्रोजेक्ट इंप्लीमेंट करता हूँ तो मुझे इतना मगजमारी नहीं रहता है, उसको हर वक्त मुझे पैसा देना नहीं पड़ता है, तो मेरे लिए भी फायदा है, मुझे भी एक सोल्यूशन मिल गया, एंड वो सोल्यूशन के लिए कुछ देना ही नहीं पड़ा, उसके लिए बदले में मैं क्या कर रहा हूँ, वो सोल्यूशन से
जो भी ट्रांजैक्शन बन रहा है उसको एक स्पेसिफिक करेंसी में ले रहा हूँ, वही कर रहा हूँ। एंड वो इंफ्रास्ट्रक्चर जो है, इसका जो भी नॉन कोर एक्टिविटीज है वो सब मैनेज हो जाता है वहां पे। आप सिर्फ ओला उबर को देख लीजिए, जो ड्राइवर एक पहला था, आप सपोज एक टैक्सी लगा के एक कॉल टैक्सी का बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, पहले आपको ड्राइवर ढूंढना है, दूसरे आपको स्टैंड में गाड़ी रखना है। आपको बहुत सारे टैक्सी स्टैंड अर्लियर थे, व्हीकल को स्टैंड में जाके मेंबरशिप लेके वहां पे जो पॉलिटिकल भाई लोग हैं उनको पैसा दे के व्हीकल रखना है। तीसरा गाड़ी को मेंटेन करना है। चौथा कस्टमर भी ढूंढना है, नहीं तो लाइन में रहो, अपना लाइन जब आएगा मिलेगा, लाइन पे नहीं अगर नहीं आया तो आपको रोएगा, आप रोएंगे, पिटापिटी होगा क्योंकि नहीं मेन नंबर 1 में था, तू क्यों मेरा कॉल ले लिया, तो इससे भी होगा। तो ये सारे चीज ये सिर्फ ओला उबर आके खत्म कर। आप सिर्फ अपने गाड़ी में कंसंट्रेट करो, ड्राइवर में कंसंट्रेट करो, गाड़ी को सही रखो, कॉल्स हम देंगे। कस्टमर को भी ये बहुत बढ़िया हो गया, तो मैं क्यों जाके वहां पे स्टैंड में बार्गेनिंग करके गाड़ी लेके आऊं, तो यहाँ पे बैठ के आप में डाल दो तो वो मुझे फेयर प्राइस दे देगा, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस इतना है, पैसा आपका इतना लगेगा, तो मेरे घर के पूरा गेट के सामने में गाड़ी आ जाएगा, स्टैंड के सब पास में जाना भी जरूरत नहीं है। तो ये सारे जो जो बेनिफिट्स आ गए सब बेनिफिटेड हुए। इसमें सिर्फ ओला उबर लोगों ने बेनिफिट नहीं हुए, ड्राइवर भी बेनिफिट हुआ, इन्वेस्टर भी बेनिफिट हुआ, कस्टमर भी बेनिफिट हुआ, सबका जो इजी हो गया लाइफ, बहुत इजी हो गया, उनको गाड़ी ढूंढना नहीं पड़ा, रेलवे स्टेशन के पास में जाके 5 ऑटो के साथ में 5 टैक्सी के साथ में बार्गेनिंग नहीं करने पड़ा। तो ये सारे चीज भी आ गया। तो ये सारे जो इसीलिए ये ब्लॉकचेन को रैपिडली अभी ये इंटीग्रेट हो रहा है। मान लीजिए कल अगर ये बैन हो गया इंडिया में तो क्या होगा, 2018 में भी बैन हुआ था। तो ये जो रॉन्ग चीज है ये सब मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ। इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं है, इलीगल इन्वेस्टमेंट है, गैम्बलिंग है, हमको समझ में नहीं आता है क्रिप्टो करेंसी क्या है, ये जो सब दिग्गज लोगों का आर्टिकल्स आते रहता है, ये सिर्फ आपको गुमराह करने के लिए। ये हमारे देश में ज्यादा होता है क्योंकि यहाँ पे रहता है नहीं नहीं कुछ नया चीज आ गया, हमारा बैंकिंग सिस्टम को ये अभी ये करेगा, बैंक वाले पैसा दे दिए मीडिया को, चिल्लाते रहो ये खराब है, तो लोग तो कुछ दिन तो कंट्रोल में रहेंगे। तो ये जो चीज है, यही चीज के लिए हम फेमस है, पूरा वर्ल्ड में हमारा देश बहुत फेमस है इसके लिए, क्योंकि कोई भी नया चीज को इसे उसका हम नेगेटिव पहले ही सोचते हैं, बाद में सोचेंगे उसका पॉजिटिव वाला। तो पॉजिटिव थिंकिंग्स का यहाँ पे कमी है। तो यहाँ पे ये जब अगर बैन होगा तो क्या होगा, 2018 में ये भी बैन हुआ था, 2018 में आरबीआई ने बोल दिया कि जितने भी क्रिप्टो एक्सचेंज है किसी का अकाउंट में पैसा भेजने के लिए अलाउ मत करो, किसी के अकाउंट से जो भी ट्रांसफर हो रहा है वो क्लाइंट के अकाउंट में क्रेडिट भी अलाउ मत करो, आरबीआई ने बंद कर दिया। तो ये लोग क्या किए, कुछ क्रिप्टो ब्रोकर्स जो है यहाँ से सिंगापुर चले गए, यहाँ से सिंगापुर का ऑफिस शिफ्ट कर दिया। जब आप अपना रूल अपने यहाँ पे रखो, इन्वेस्टर तो कुछ ना कुछ एसेट होल्ड किया है, तो इन्वेस्टर का जो भी करेंसीज है वो सिंगापुर करेंसीज में डेवलप चेंज हो गया। तो इंडियन करेंसी में जो था सिंगापुर करेंसी में, कोई डॉलर करेंसी में वो कन्वर्ट हो गया। होने के बाद में आप यूएस डॉलर से कुछ पेमेंट आए, कोई यूपीआई के थ्रू में कोई भी सोर्स में जो स्विफ्ट ट्रांसफर में आपके अकाउंट में आ रहा है, तो उसको आप रोक नहीं सकते, आप उसको बोलोगे ये कहाँ से आया, वही सिर्फ एक डिक्लेरेशन मांग सकते हो क्लाइंट से। तो वो अलाउ किए, वो डिक्लेरेशन दे दिए, नहीं मैं इन्वेस्ट किया था, वो इन्वेस्टमेंट को बेचा, इसको 100 रुपया में वो इन्वेस्टमेंट किया था, वो 100 रुपया अभी 150 रुपया हुआ, मैं अभी वो 150 रुपया को ला रहा हूँ क्योंकि आप अलाउ नहीं कर रहे हो, वो डॉलर का इन्वेस्टमेंट था, डॉलर से मैं लाया, खत्म, कम पैसा आ गया, क्या कम। तो यहाँ पे ऐसे हुआ 2018 में, बहुत सारे ब्रोकर चले गए, वो भी वही किए। ओनली ग्रे एरिया यहाँ पे क्या है, ये जो एक्सचेंज है ये सारे नॉन रेगुलेटेड, ये जो क्रिप्टो वॉलेट वाले हैं ये भी अनरेगुलेटेड। अगर ये लोग दुकान बंद कर दिए आपका दुकान बढ़ गया। तो ये लोगों को अभी रेगुलेशंस का जरूरत है, उनको भगाने का जरूरत नहीं है। एक नया असेट क्लास है, इसको एनकरेज करना चाहिए। ये भारत का इकोसिस्टम के लिए बहुत बढ़िया है, क्योंकि आपको छोटे बिजनेस को अभी
कोई भी बैंकिंग सहायता नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। इस एक सच है। बड़े बिजनेस वाले जो है, फिनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, पॉलिटिकल क्लास है, ये कोई भी स्टार्टअप को बढ़ने नहीं देंगे। ये ग्लोबल एम्बिशन लेके कोई बोलेगा आईआईटी वाला अभी आके, उसका दम नहीं है, वो बोलेगा कि मैं आईआईटी का पास आउट हूं, मैं इन्फोसिस जैसा एक कंपनी खड़ा करूंगा। अगर ये बोल दिया, मैं गारंटी के साथ में बोलता हूँ, उसके साथ में इतने लग जाएंगे, उसका पाँव वाँव तोड़ देंगे, मार भी सकते हैं उसको। क्योंकि ये जो चीज है, ये जो फियर है, फियर साइकोस है स्टार्टअप के लिए, ये बहुत एक बड़ा चीज है। हम तो बोलते हैं कि हम आत्मनिर्भर वाले बनेंगे, ये करेंगे, सेल्फ रिलायंट बनेंगे। हमारा यहाँ पे जो एंटरप्रेन्योरशिप है इंडिया में, ये दिन ब दिन घटते जा रहा है। आपका बेटा अगर आईआईटी से पास आउट होके बोले कि पापा जी मैं अभी बिजनेस करूंगा, आप पहले क्या बोलेंगे? बुद्धू है क्या? जाके पहले आप अमेरिका में नौकरी कर ले, शादी वादी करके सेटल हो जाए, ये डिफिकल्ट लाइन में क्यों घुस रहा है? कौन सा बिजनेस, कौन सा तू कौन कौन खरीदेगा तेरा प्रोडक्ट? यही बोलेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इकोसिस्टम ये है, आपको बढ़ने नहीं देगा ये इकोसिस्टम। कोई भी आपका इंक्यूबेशन सेंटर नहीं है, कोई भी फिनेंशियल सेंटर नहीं है। जैसे कि मैंने एक ये दिया, ये पॉलीगन कंपनी को कौन पैसा देता? 350 करोड़ या 35 करोड़ जो भी, कौन पैसा देता? कोई देता? 1 रुपया देता? कोई भी नहीं देता। इसी तरह का जितने भी, ये तो पहला कंपनी है ब्लॉकचेन का, इंडिया का पहला कंपनी है जो इसमें से राइज किया है, पैसा राइज करके कुछ प्रोडक्ट लाया, फर्स्ट कंपनी इन इंडिया। तो इसी तरह से बहुत सारे ऐसे एम्बिशियस स्टार्टअप्स है जिनके पास में बढ़िया आइडिया है, वो काम भी कर सकते हैं, उनका नॉलेज भी है, बट उनको इकोसिस्टम अलाउ नहीं करेगा। तो ये जो क्रिप्टो वाले हैं, अगर इसको अलाउ किया जाए, तो यहाँ से टोकन्स के जरिए में दूसरे माध्यम से वो लोग कुछ इंटरेस्ट फ्री मनी, अगर इनको भी पैसा मिला, कोई बैंक से मिला, तो उसको इंटरेस्ट देना पड़ेगा, तो वो इंटरेस्ट के चक्कर में लगते रहेगा, उसका इनोवेशन गया भाड़ में, वो कुछ का इनोवेशन थोड़ी करेगा, हर महीने में ईएमआई के चक्कर में लगे रहे। ऐसे ही हुआ है। जितने लोग घर का ईएमआई दे रहे हैं, उनका वो कोई जो घर का ईएमआई 40,000, ये रूम में भी बहुत लोग होंगे जिन लोगों का 40-50 हजार का ईएमआई है। अगर मैं उनको बोलूँ अपना नौकरी छोड़ के दूसरा एक कंपनी ज्वाइन करो, आप करोगे? जिनका ईएमआई 40-50 हजार पर महीने है, बिल्कुल नहीं करोगे। गारंटी के साथ में मैं बोलता हूँ। बोलोगे नया कंपनी है, मेरा काम देख के अगर मुझे निकाल दिया तो क्या होगा मेरा फैमिली का? तो क्योंकि ये ईएमआई ऐसे ही होता है, वो कभी खत्म होने वाला नहीं है। ले लेते हैं पहले, घर मिलेगा, बट बाद में ये पछताते रहते हैं। तो यही चीज होता है। कोई स्टार्टअप आया, अगर बैंकिंग का लोन भी लक से मिल गया, बैंक का पैसा मिल गया, वो उठने नहीं देगा। वो पहले पिलर पिलर डालने से पहले ही उसको ईएमआई भरना पड़ेगा, प्रोसेसिंग प्रोसेसिंग अलग से, वो लोन मिलने के लिए पॉलिटिकल क्लास इसको अलग से, वो सब देख के ही पैसा मिलेगा। तो इस समय में क्रिप्टो का जो इकोसिस्टम है, ये स्टार्टअप इकोसिस्टम को बढ़ाएगा। तो इसी तरह से ये भी मैं बताता हूँ, यहाँ पे भी बहुत सारे बैड एप्पल्स भी है, बहुत सारे कंपनीज है जो जिनका कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं है, कोई बिजनेस मॉडल नहीं है, तो वो सारे कंपनीज को हम अलाउ नहीं कर सकते। बट यहाँ पे जो गुड कंपनीज है, जो गुड एंटिटीज है, इसको अलाउ कर सकते हैं। तो जो क्रिप्टो करेंसी आप सोच रहे थे, ये करेंसी है, अलग सा करेंसी है, वो ऐसा नहीं है। ये सब एक एक एंटरप्राइज है जो अपना एक नया कंसेप्ट से पैसा राइज कर रहे हैं, ग्रो हो रहे हैं। तो वही होता है इनका जो मेथड्स ऑफ जो ट्रेडिंग होता है, जो मेथड इनका होता है, यही होता है। आपको और एक भी मैं दिखा सकता हूँ। बहुत सारे कंपनीज है यहाँ पे, इनका तो नंबर्स ऐसे ही चलते रहेगा। आप यहाँ पे बहुत सारा कंपनीज है। एक वो डेबिट कार्ड इशू करने वाला डिसेंट्रलाइज फाइनेंस का भी है, तो शायद वो कहीं पे अभी मिस हो गया। कुछ रिन्यूएबल एनर्जीज के सेक्टर में भी है, ये लोग भी बढ़िया काम करते हैं। सो रिन्यूएबल एनर्जी के सेक्टर में है, इतने बढ़िया बढ़िया कंपनी है। इनका जो आप देखेंगे, इनका जो थीम है, जो इनका विजन है, जो इनका बिजनेस मॉडल है, बहुत बढ़िया है। सिर्फ देखिए 5,411 कंपनी है। कोई टोकन इशू करता है, कोई करेंसी इशू करता है,
कोई पैरेलल करेंसी इशू करके चलाता है। तो ये हुआ आपका फंडामेंटल चीज। किसी को कुछ करी है तो कितने करेंगे, वो भी वेरी इंपॉर्टेंट चीज है। निवेश करना है, बहुत कम पैसा निवेश कीजिए, 10 से 15,000 20,000 ऐसे ही कर सकते, लाखों का नहीं। आप अपना जो भी पोर्टफोलियो होगा 10-15,000 का बढ़िया कंपनी सर्च करके इसी तरह से आप कर सकते। गोयल जी आपके लिए स्पेसिफिक है, पहला 2 लाइन देखिए, पॉलीगन्स को, पॉलीगन्स का प्रोजेक्ट जो आदमी भी इसको इंप्लीमेंट करेगा वो इथेरियम में उसको पेमेंट देगा। इथेरियम क्या है? इथेरियम एक करेंसी है बिटकॉइन जैसा। पॉलीगन टोकन दे दिया, आप टोकन जैसे मैंने सब्जी वाला का टोकन आपको बताया, डॉलर में आपने टोकन ले लिए, आप पॉलीगन का कुछ सर्विस यूज कर रहे हैं, उसका कोई प्रोडक्ट एसडीके मॉड्यूल्स आप यूज कर रहे हैं, बट आप उसको इथेरियम में पेमेंट देंगे, वो इथेरियम में पेमेंट लेगा। तो क्वेश्चन आता है वो इथेरियम में क्यों लेता है? क्योंकि इथेरियम में जब लेता है इसका ट्रांजैक्शन कॉस्ट जीरो, ट्रांजैक्शन कॉस्ट जीरो, स्टोरिंग कॉस्ट जीरो, स्टोरिंग कॉस्ट भी कुछ नहीं है, ट्रांजैक्शन कॉस्ट भी जीरो हो गया। एंड ये कंपनी जो भी प्रॉफिट जो भी बनाएगा, ये भी किससे भी सर्विस ले रहा होगा वो इथेरियम में दे सकता है, इसका ट्रांजैक्शन कॉस्ट पूरा जीरो हो जाएगा। बैंक के साथ ऐसे नहीं आपको भेजने के लिए इतना पैसा एंड ये पहुंचने के लिए आपको 1.5 घंटा लगेगा, वो नहीं है। आप पहले आरटीजीएस के रूट में लाओ, 1 घंटे में जाएगा, चेक दो, ये सब नहीं है, इमीडिएट ट्रांजैक्शन हो गया, ट्रांजैक्शन हो गया इमीडिएट। ये टोकन आपको दे दिया है, वो इथेरियम में कलेक्ट कर रहा है। सपोज कल इसको पैसा चाहिए, इथेरियम तो ट्रेड हो रहा है ना, इथेरियम अगर इसके पास में 5-10 इथेरियम बचा हुआ है, जो भी बचा हुआ है अपने प्रोडक्ट सर्विस, वो इथेरियम को डायरेक्टली कन्वर्ट कर देगा डॉलर में, तो वो भी कन्वर्सन हो गया फ्री में। आप अभी रुपी से डॉलर कन्वर्ट करते हो, कितना पैसा देते हो? आपके पास में फॉरेन में कोई बच्चा आपका पढ़ रहा है, आप रुपी में है, आप कमा रहे हो रुपी में, आप दे रहे हो उसको डॉलर में, तो बैंक वाला वही ट्रांजैक्शन वाला लगेगा, आपको ट्रांजैक्शन चार्जेस लगेगा। 1 लाख अगर आप कर रहे हो तो आपको 1 लाख नहीं मिलेगा, वहां पे इतने डॉलर ट्रांजैक्शन चार्जेस कट गया। तो अगर आप इथेरियम में है, ये डायरेक्ट इतने डॉलर, जीरो ट्रांजैक्शन, इसमें बिड आस्क वो सब ट्रांजैक्शन कॉस्ट जीरो हो जाता है। फाइनल जो पैसा आएगा आपके अकाउंट में उस टाइम में लग सकता है, यानी कि $2,000 आता है तो आपको बैंक में कन्वर्सन लगेगा। जब तक वो नेटवर्क के अंदर में घूमते रहेगा उसका कोई ट्रांजैक्शन कॉस्ट नहीं। यानी कि उन लोगों का अगर डिपेंडेंसी ज्यादा होगा इथेरियम के ऊपर में, कोई फॉरेन एम्प्लॉइज होंगे उनको डॉलर में पेमेंट देते हैं, तो वो इंडिया से क्यों उसको कन्वर्ट करके देंगे, बैंक को फायदा पहुंचाएंगे। वो इथेरियम में ले लिए, इथेरियम में दे दिए, वो भी इथेरियम को अपने डॉलर में मिल गया, कन्वर्टेड वैल्यू ऑलरेडी इथेरियम में है, वो चाहता है तो अपने डॉलर में कन्वर्ट कर सकता है, लास्ट पॉइंट में वो कन्वर्ट होगा, कन्वर्सन लगेगा। अगर पैसा यहाँ से 1 पॉइंट से 50 पॉइंट घूमता है, 50 पॉइंट्स कोई बिजनेस का घूमता है, 50 पॉइंट घूमने के बाद में ये यहाँ पे 50th पॉइंट में मेन करेंसी में कन्वर्ट होता है। अभी क्या चल रहा है, 1 से 50 पॉइंट, हर पॉइंट में उसको ट्रांजैक्शन कॉस्ट लगता रहता है, कन्वर्सन करेंसी कन्वर्सन का कॉस्ट लगता रहता है 50 प्लेसेस। बट जब ये बिटकॉइन में या इथेरियम में ट्रांजैक्शन हो जाएगा, ये 50 प्लेसेस घट जाएंगे, उसको सिर्फ फर्स्ट पॉइंट टू एंड पॉइंट, एंड पॉइंट में उसका ट्रांजैक्शन में सिर्फ कॉस्ट आएगा, बस उतना, और कुछ नहीं। तो उसमें जो सेविंग्स होगा बढ़ा, आपने आप अभी ट्रेड करना शुरू किया, आपने 1 लाख रुपया डाला, 1 लाख रुपया आपने डाल दिए इथेरियम में, तो इथेरियम बढ़ गया, आप इसको बेच दिए। आप जब 1 लाख रुपया डाले, आपका ट्रांजैक्शन लगा, ट्रांजैक्शन कॉस्ट जाके ये डॉलर में कन्वर्ट होके आपका कुछ डॉलर्स आपको मिले, $750 या मिले, या आपको जो भी हुआ $7,500 मिले। इथेरियम आपने खरीदे, इथेरियम में प्रॉफिट आ गया 10%, तो आपका हो गया $8,100। आप इसको कन्वर्ट मत करो, आप फिर से लगा रहे हो बिटकॉइन में, तो 8,000 यहाँ पे लग गया, ट्रांजैक्शन कॉस्ट कुछ भी नहीं, फिर से टिथर में लगाए, आपका पैसा उसी के अंदर में घूमते रहा। आप कुछ दिन के बाद में आपका ये बन के हो जा रहा है $10,000, उसमें से $100 आप निकाल रहे हो, वही टाइम पे आपको ट्रांजैक्शन कॉस्ट लग रहा है, पहला एंड लास्ट। जब ये बिटकॉइन के एक्सचेंज में घुस गया एंड वो एक्सचेंज में वो ट्रांजैक्शन होते गया, उसका कोई ट्रांजैक्शन स्टडीज, तो ये तो मैंने जस्ट इंट्रोडक्टरी सेशन लिया,
यहाँ पे आपको बहुत सारा टाइप है। देखिए ये सब सब एक्सचेंजेस कौन है, कौन क्रिप्टो करेंसी वाले हैं, तो यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट टाइप सब आपको रहेगा रहेगा। तो जो भी टाइप्स आपको रहेंगे उसी हिसाब से आपको करना पड़ेगा। यानी कि देखिए यहाँ पे डिसेंट्रलाइज फिनेंस, इसमें अगर क्लिक कर देंगे, जितना भी डिसेंट्रलाइज फिनेंस वाले कंपनी है ये सब डिसेंट्रलाइज फिनेंस वाले कंपनी, कोई डेबिट कार्ड देता है, कोई क्रेडिट कार्ड देता है, कोई लोन देता है, इस तरह से कंपनी है। ये सारे सब कंपनीज है, देखिए बड़े बड़े कंपनी, ये छोटे छोटे कंपनी नहीं है, इनका मार्केट कैप बहुत बड़ा है। ये 5 रिलायंस भी घुस जाएंगे उसके अंदर, इसी तरह का मार्केट कैप वाले कंपनी, बहुत बड़े बड़े कंपनी है हो गए। कोई भी उनका बड़ा ऑफिस नहीं है, नहीं, ये सब बड़े बन गए ऑटोमेटिकली इनका सर्विस से। तो ब्लूप्रिंट हुआ, ये सब यहाँ पे एक है, बहुत बढ़िया कंपनी है एयरन फाइनेंस। देखिए इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन देखिए, इसका जो कॉइन्स देखिए 99% कॉइन खत्म हो गया, अभी हर कॉइन का दाम है $42,000। इसका देखेंगे, ये देखेंगे इसका, देखिए इसका अगर प्राइस चार्ट देखेंगे तो आप हैरान हो जाएंगे। ये एक कंपनी है जो जो हाई नेटवर्थ लोन्स देना एंड प्लस डिसेंट्रलाइज फाइनेंस का बहुत सारा एक्टिविटीज करते हैं। तो ये सब बड़ा कंपनी, इससे ह्यूज कंपनी, इससे ह्यूज कंपनी, आप इसके आगे में कोई टिक नहीं सकता, इतना बड़ा कंपनी है। तो ये सिर्फ देखिए फरवरी 2020 द सर्विस फॉर्म आई अर्न, सो दिस इज द फाउंडेशन। ये किए 2020 से इनका शुरुआत हुआ, इन लोगों ने कमाने ये करने लगे, कुछ लोग इसको फॉर्म किए। ये क्या क्या करते हैं इसका सब पूरा डिटेल्स मिल जाएगा, बट जब इनका प्राइस डाटा आप देखेंगे हैरान हो जाएंगे, हैरान हो जाएंगे, इसका प्राइस डाटा इतना बढ़िया है। तो थोड़ा सा ज्यादा कॉन्सेप्ट इसमें है, जो मैं पेड प्रोग्राम में रखा हूँ, क्योंकि फ्री प्रोग्राम में उसको लेने से बहुत क्राउड आ जाता है, वहां पे सभी को हम ये नहीं कर सकते, क्योंकि वो फ्री वाला में वो फ्री का माइंड सेट लेके आते हैं, तो कुछ ऐसे सुन के भाग जाएंगे। तो इसलिए कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट इसमें रखा गया है। अगर चाहते हैं आप ये प्रोग्राम में रजिस्टर करके, सिर्फ 100 रुपए का फी रखा गया है, आप इसमें रजिस्टर करके आ सकते हैं। इसमें भी और कुछ चीज सीखेंगे, इसका रिकॉर्डिंग भी मिलेगा, प्रेजेंटेशन भी ऑलरेडी दे चुके वाले कॉन्सेप्ट जो शंकर जी ने पूछे। माइनिंग मीन्स जो लोग ट्रांजैक्शन ऐड करता है। मैं आप लोगों को कुछ कॉइन्स बताया, यहाँ पे जो पॉलीगन्स का बात हुआ, पॉलीगन्स का बात जो हुआ अभी कुछ दिन पर, जो हमारा इंडियन स्टार्टअप है, तो इंडियन स्टार्टअप है जो सिर्फ 3 रुपया में चल रहा था, 90 पैसा में चल रहा था, या 3 रुपया में चल रहा था, वो आ गया यहाँ पे। यहाँ पे अगर देखें, इट इज ए नॉन माइनेबल टोकन, यहाँ पे टाइप आ जाएगा, ये टोकन है। एंड यहाँ पे जब देखेंगे आप, ये बताएगा ये एक नॉन माइनेबल, इसका माइनिंग हो नहीं सकता, इसमें ट्रांजैक्शन कोई ऐड नहीं कर सकता, इट इज ए नॉन माइनेबल टोकन। तो ये इथेरियम पैसा लेता है, वो उसमें जो भी एप्लीकेशन बेचेगा, इट इज ए नॉन माइनेबल टोकन। यहाँ पे अगर आप पढ़े, यहाँ पे माइनिंग इसका हो नहीं सकता, आप सिर्फ ओपन मार्केट से खरीद सकते हैं, बट यू कैनॉट माइन दिस। तो यहाँ पे मैक्सिमम सप्लाई यह है। आप इसको थोड़ा कहीं पे एक लाइन पे लिखा है, ये एक नॉन माइनेबल, माइनिंग नहीं हो सकता। तो ये सारे चीज आप